सर्दियों की एक सुनहरी सुबह थी। शहंशाह अकबर और उनके सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल यमुना नदी के किनारे शाही बाग में टहल रहे थे। शहंशाह अकबर का मिजाज आज बहुत अच्छा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और चारों ओर फैले अपने विशाल साम्राज्य की समृद्धि को देखकर उनके सीने में गर्व का एक हल्का सा ज्वार उठा। उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर एक शाही अंदाज में कहा, बीरबल, देखो, ये विशाल सल्तनत, ये चमकता हुआ किला, ये लहराती हुई यमुना, ये सब मेरा है। मैं इस मुल्क का बादशाह हूं। करोड़ों लोग मेरे हुक्म की तामील करते हैं। मैं किसी का नौकर नहीं, सब मेरे नौकर हैं। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा आजाद और शक्तिशाली भला कौन हो सकता है? बादशाह के स्वर में एक अभिमान था, एक गुरूर था जो उनकी हैसियत के हिसाब से स्वाभाविक भी था। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और संयमित थे, मुस्कुराए। उन्होंने जमीन पर पड़े एक सूखे पत्ते को उठाया और उसे अपनी उंगलियों में घुमाते हुए बोले, आप बिल्कुल सही फरमाते हैं जहांपना। आप इस सल्तनत के मालिक हैं, लेकिन गुस्ताखी माफ हो। एक बात मेरी समझ में नहीं आती। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी मोटी अक्ल में नहीं आती, बीरबल? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, आलम पनाह, मैं ये नहीं समझ पाता कि जब आप कहते हैं कि आप किसी के नौकर नहीं हैं, तो फिर आप दिन रात इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आप भोर होने से पहले जाग जाते हैं, देर रात तक दीवाने खास में सल्तनत के मसले सुलझाते हैं। आप अपनी प्रजा की छोटी छोटी तकलीफों के बारे में सोचते हैं, उनकी शिकायतों को सुनते हैं, उनके लिए इंसाफ का इंतजाम करते हैं। अगर आप किसी के नौकर नहीं हैं, तो फिर ये सब किसके लिए करते हैं? अकबर ये सुनकर थोड़ा चौंके। उन्हें बीरबल की बात में कुछ सच्चाई लगी, लेकिन उनका शाही गुरूर इसे मानने को तैयार नहीं था। वो थोड़ा तल्ख होकर बोले, ये सब मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए करता हूं, बीरबल। ये मेरा फर्ज है। मैं एक बादशाह हूं और अपनी प्रजा का ख्याल रखना मेरा धर्म है। इसे तुम नौकरी नहीं कह सकते। बीरबल ने सिर झुकाया, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, जहांपना। लेकिन एक नौकर भी तो यही करता है। वो अपने मालिक द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करता है। वो अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है। वो अपने मालिक की सेवा को ही अपना फर्ज और धर्म समझता है। अब अकबर को गुस्सा आने लगा। उन्हें लगा कि बीरबल जानबूझकर उनकी शान में गुस्ताखी कर रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो, बीरबल? उन्होंने तेज आवाज में पूछा, क्या तुम ये साबित करना चाहते हो कि मैं शहंशाह हिंदुस्तान एक नौकर हूं? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता। मैं तो बस सच को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे लिए तो आप ही मेरे मालिक हैं, लेकिन क्या आप सच में किसी के नौकर नहीं हैं? ये बात अकबर के दिल में तीर की तरह चुभ गई। बस, बहुत हुआ बीरबल। हम तुम्हारी इस बकवास को और नहीं सुन सकते। अगर तुम इतने ही अक्लमंद हो, तो साबित करके दिखाओ कि हम नौकर हैं। और अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए, तो हम तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए ऐसी सजा देंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उन्होंने बीरबल को चुनौती दे दी थी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। मुझे आपकी चुनौती मंजूर है, जहांपनाह, लेकिन मुझे इसे साबित करने के लिए कुछ समय और आपकी पूरी सल्तनत में किसी से भी सवाल जवाब करने की इजाजत चाहिए होगी। अकबर ने तुनक कर कहा, तुम्हें 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। तुम जिससे चाहो सवाल कर सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर तुम नाकाम हुए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह कहकर अकबर गुस्से में अपने महल की ओर लौट गए। बीरबल वहीं खड़े यमुना की लहरों को देखते रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। अगले दिन से बीरबल अपने काम में जुट गए। ये खबर पूरे आगरा में फैल गई कि बीरबल ने ये साबित करने का बीड़ा उठाया है कि बादशाह भी एक नौकर है। दरबारियों में, खासकर जो बीरबल से जलते थे, खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। भला कोई बादशाह को नौकर
कैसे साबित कर सकता है? बीरबल ने अपनी खोज की शुरुआत शहर के सबसे निचले तबके से की। वो सबसे पहले एक गरीब लकड़हारे के पास पहुंचे, जो जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था। क्यों भाई? बीरबल ने पूछा, तुम दिन भर इतनी मेहनत क्यों करते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, क्या करूं हुजूर, पेट का नौकर हूं। अगर मेहनत नहीं करूंगा तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये पेट ही है जो मुझसे ये सब करवाता है। बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। फिर वो एक किसान के पास पहुंचे जो अपने खेत में हल चला रहा था। बीरबल ने उससे भी वही सवाल किया। किसान ने पसीना पोंछते हुए कहा, साहब, हम तो इस जमीन के नौकर हैं। ये हमारी मां है। इसकी सेवा नहीं करेंगे तो ये हमें अनाज कैसे देगी? हम सब इस धरती मां के सेवक हैं। बीरबल ने ये जवाब अपनी पोथी में लिख लिया। इसके बाद वो शहर के सबसे बड़े सेठ धनपत राय की आलीशान हवेली में पहुंचे। सेठ जी अपनी तिजोरी में सोने चांदी के सिक्के गिन रहे थे। सेठ जी, बीरबल ने पूछा, आपके पास तो इतना धन है कि आपकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। फिर भी आप दिन रात इस धन को बढ़ाने में क्यों लगे रहते हैं? सेठ ने एक ठंडी सांस ली और कहा, क्या बताए बीरबल जी, हम तो इस दौलत के नौकर हैं। ये जितनी बढ़ती है, इसे संभालने और बढ़ाने की चिंता उतनी ही बढ़ जाती है। हमें रात को नींद तक नहीं आती। हम आजाद कहा, हम तो इस लक्ष्मी के गुलाम हैं। बीरबल ने सेठ जी का धन्यवाद किया और वहां से चल दिए। देखते देखते हफ्ता बीतने को आया। बीरबल ने सिपाही, कारीगर, हकीम, मुंशी, यहां तक कि शाही बावर्ची से भी बात की। हर किसी ने किसी न किसी रूप में खुद को किसी न किसी चीज का नौकर या सेवक बताया। कोई अपनी जिम्मेदारियों का नौकर था, कोई अपने परिवार का, कोई अपनी कला का, तो कोई अपनी आदतों का। अब फैसले का दिन करीब था। अकबर मन ही मन बेचैन थे। उन्हें बीरबल पर भरोसा तो था, लेकिन इस बार का मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा था। उन्हें डर था कि बीरबल कहीं सच में उन्हें नौकर न साबित कर दे। आखिरी दिन बीरबल ने एक बहुत ही अजीब काम किया। उन्होंने एक शाही फरमान जारी करवाया कि कल सुबह दीवाने खास में एक ऐसे शख्स को पेश किया जाए जो इस पूरी सल्तनत में किसी का भी नौकर न हो, जो पूरी तरह से आजाद हो। ऐसे शख्स को 100 सोने की अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। अगली सुबह दीवाने खास खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल अपनी बात कैसे साबित करते हैं। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। बीरबल ने अकबर से इजाजत लेकर ऐलान किया, क्या इस दरबार में या इस पूरे आगरा शहर में कोई ऐसा शख्स है जो पूरी तरह से आजाद हो और किसी का भी नौकर न हो? अगर है तो सामने आए और 100 अशर्फिया ले जाए। यह सुनकर एक हट्टा कट्टा फटेहाल आदमी भीड़ में से आगे आया। वो नशे में धुत लग रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेफिक्री थी। मैं हूं वो आदमी, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। मैं किसी का नौकर नहीं। मेरा कोई घरबार नहीं, कोई परिवार नहीं। मैं किसी के लिए काम नहीं करता। मैं तो बस अपनी मर्जी का मालिक हूं। जब दिल करता है सो जाता हूं, जब दिल करता है भीख मांगकर खा लेता हूं या कहीं से कुछ उठाकर खा लेता हूं। लाओ मेरा इनाम। दरबार में बैठे सब लोग उसे देखकर हंसने लगे। बीरबल मुस्कुराए और उस आदमी के पास गए। तुम वाकई किसी के नौकर नहीं हो? बीरबल ने पूछा। बिल्कुल नहीं, वो आदमी अकड़कर बोला। अच्छा, बीरबल ने कहा, तो फिर तुम अपनी इन आदतों के नौकर हो जो तुम्हें काम नहीं करने देती। तुम अपनी इस नशे की लत के नौकर हो जो तुम्हें सही और गलत में फर्क नहीं करने देती। तुम अपनी इस कामचोरी के नौकर हो जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया है। एक आजाद इंसान जिम्मेदार होता है। तुम तो अपनी ही बुरी आदतों के गुलाम हो। तुम इनाम के हकदार नहीं हो। यह सुनकर वो आदमी शर्मिंदा हो गया और चुपचाप भीड़ में वापस लौट गया। अब दरबार में पूरी खामोशी थी। कोई भी शख्स आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बीरबल अब बादशाह अकबर की ओर मुड़े
उनका चेहरा गंभीर था और आवाज में एक गहरा सम्मान। जहांपनाह, उन्होंने कहा, मैंने पूरे हफ्ते आपकी सल्तनत में हर तरह के इंसान से बात की। मुझे कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो किसी न किसी का नौकर न हो। कोई पेट का नौकर है, कोई परिवार का, कोई अपनी कला का सेवक है तो कोई अपने ज्ञान का, कोई दौलत का गुलाम है तो कोई अपनी आदतों का। वो एक पल के लिए रुके और फिर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बात कही, जहांपनाह, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी जिम्मेदारी की जंजीर से बंधा है, और जो इंसान जितनी बड़ी कुर्सी पर बैठता है उसकी जिम्मेदारियां उतनी ही बड़ी होती है और उसकी जंजीरें उतनी ही मजबूत। बीरबल ने अकबर की आंखों में झांकते हुए कहा, एक आम इंसान सिर्फ अपने परिवार का नौकर होता है, एक सेठ अपने धन का, लेकिन आप तो इस सल्तनत की करोड़ों प्रजा के नौकर हैं। उनकी खुशी, उनकी सुरक्षा, उनका न्याय, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। आप उनके सबसे बड़े सेवक हैं। आप उस ऊपर वाले के भेजे हुए नुमाइंदे हैं जिसने आपको ये प्रजा सौंपी है। आप उस खुदा के नौकर हैं जिसने आपको बादशाह बनाया है। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, एक नौकर होना कोई शर्म की बात नहीं है जहांपनाह, बल्कि ये तो गर्व की बात है। दुनिया का सबसे बड़ा इंसान वही है जो सबसे बड़ा सेवक हो। आप अपनी प्रजा की सेवा करते हैं, इसीलिए आप महान हैं। जिस दिन आप ये सेवा और ये जिम्मेदारी भूल जाएंगे, उस दिन आप बादशाह कहलाने का हक खो देंगे। ये सुनकर अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उनका सारा गुरूर, सारा अभिमान पिघल कर बह गया। आज बीरबल ने उन्हें सिर्फ एक चुनौती का जवाब नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने बादशाहत का असली मतलब समझा दिया था। उन्होंने अकबर को एक ऐसा आईना दिखाया था जिसमें उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का असली चेहरा नजर आया था। अकबर अपनी गद्दी से उठे, आगे बढ़े और उन्होंने बीरबल को कसकर गले से लगा लिया। तुमने हमारी आंखें खोल दी बीरबल। तुम सिर्फ हमारे सलाहकार नहीं, हमारे गुरु हो। आज तुमने हमें जो सबक सिखाया है वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हां, हम नौकर हैं, हम अपनी प्रजा के नौकर हैं और हमें इस बात पर गर्व है। पूरा दरबार शहंशाह अकबर की जय हो, बीरबल की जय हो के नारों से गूंज उठा। उस दिन के बाद अकबर ने पहले से भी ज्यादा लगन और मेहनत से अपनी प्रजा की सेवा की, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि असली बादशाहत हुक्म चलाने में नहीं, बल्कि सेवा करने में है। और ये कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि हम सब, चाहे किसी भी पद पर हों, किसी न किसी रूप में एक दूसरे के और अपनी जिम्मेदारियों के सेवक हैं। कहानी 2। आगरा की उस सुबह दरबार की रौनक देखने लायक थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्न दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। माहौल शांत और गंभीर था जब अचानक द्वारपालों ने एक ऐसी घोषणा की जिसने सबकी उत्सुकता बढ़ा दी। घोषणा हुई कि ज्ञान की नगरी काशी से महापंडित वागीश शर्मा, जिन्हें लोग वाचस्पति की उपाधि से जानते थे, शहंशाह से मिलने की इच्छा रखते हैं। पंडित वागीश का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं था। उनकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में थी जिनके ज्ञान का कोई और छोर नहीं था, लेकिन उनके ज्ञान के साथ साथ उनका अहंकार भी आसमान छूता था। वो मानते थे कि पूरी धरती पर उनके जैसा ज्ञानी कोई दूसरा नहीं है। अकबर ने उन्हें दरबार में आने की अनुमति दी। कुछ ही पलों में एक तेजस्वी लेकिन अहंकारी व्यक्तित्व ने दरबार में प्रवेश किया। माथे पर ज्ञान का तेज था, पर आंखों में दुनिया को तुच्छ समझने का भाव। उन्होंने शहंशाह को प्रणाम तो किया, लेकिन उनकी कमर झुकी नहीं, अकड़ी रही। अकबर ने उनका सत्कार करते हुए कहा, पधारिए महापंडित। हमारा सौभाग्य है कि आपके चरण हमारी राजधानी में पड़े। पंडित वागीश ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, शहंशाह, सौभाग्य या दुर्भाग्य, इसका निर्णय तो अभी होना बाकी है। मैंने सुना है कि आपके दरबार में बुद्धिमानों का जमघट लगा रहता है और उनमें भी सबसे ज्यादा चमक
आपके सलाहकार बीरबल की है। मैं बस ये परखने आया हूं कि इस चमक के पीछे सचमुच का सूरज है या ये सिर्फ कांच का टुकड़ा है जो दूसरों की रोशनी से चमकता है। ये दरबार का खुला अपमान था। सभी दरबारी गुस्से से भर गए, लेकिन शहंशाह के सम्मान में चुप रहे। अकबर समझ गए कि ये पंडित सिर्फ ज्ञान का प्रदर्शन करने नहीं, बल्कि उन्हें नीचा दिखाने आया है। अकबर ने शांत भाव से कहा, पंडित जी, बीरबल की योग्यता पर हमें संदेह नहीं। आप अपनी जिज्ञासा अवश्य शांत कर सकते हैं। पंडित वागीश की नजरें बीरबल पर जा टिकी, जो अपनी जगह पर शांत बैठे थे। पंडित ने चुनौती भरे स्वर में कहा, तो बीरबल, मैं तुमसे 3 ऐसे प्रश्न पूछूंगा जिनका उत्तर शास्त्रों में भी स्पष्ट नहीं है। यदि तुमने इनका सही और संतोषजनक उत्तर दे दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में बुद्धिमान हो और मैं आज से तुम्हें अपना गुरु स्वीकार करूंगा। लेकिन यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें पूरी सभा के सामने यह स्वीकार करना होगा कि तुम एक अज्ञानी हो और मेरे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। ये एक भयंकर शर्त थी। बीरबल की प्रतिष्ठा, अकबर का सम्मान और पूरे दरबार की इज्जत दांव पर लग गई थी। बीरबल अपनी जगह से उठे, विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, पंडित जी, मैं तो ज्ञान के महासागर का एक छोटा सा प्यासा हूं। आपकी ज्ञान गंगा से यदि कुछ बूंदें मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आप प्रश्न पूछने की कृपा करें। बीरबल की विनम्रता ने पंडित के अहंकार को और हवा दे दी। उन्होंने अपना पहला, सबसे गूढ़ प्रश्न पूछा, बीरबल, बताओ समय का पिता कौन है और उसका पुत्र कौन है? ये एक विचित्र और दार्शनिक प्रश्न था। समय को तो अनादि और अनंत माना जाता है। उसका न कोई आरंभ है न अंत। फिर उसका पिता और पुत्र कैसे हो सकता है? दरबार में बैठे ज्ञानी भी चकरा गए। मुल्ला दो प्याजा मन ही मन खुश हुए। आज बीरबल की छुट्टी हुई। ये ऐसा प्रश्न है जिसका कोई उत्तर ही नहीं है। बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे गहरे ध्यान में उतर गए हों। फिर उन्होंने आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, पंडित जी, आपका प्रश्न जितना गहरा है, उत्तर उतना ही सरल है, यदि हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। उन्होंने आगे कहा, समय का पिता है परिवर्तन, क्योंकि जब तक कुछ बदलता नहीं, तब तक समय का अनुभव ही नहीं होता। यदि सब कुछ स्थिर हो जाए तो समय रुक जाएगा। हर बदलाव एक नए क्षण को जन्म देता है। इसलिए परिवर्तन ही समय का जनक, उसका पिता है। दरबार में बैठे लोग इस व्याख्या से हैरान थे। ये एक ऐसी सोच थी जिस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, और समय का पुत्र है अवसर। समय जब भी आगे बढ़ता है, वो अपने साथ एक अवसर को जन्म देता है। हर बीता हुआ पल एक अवसर था, और हर आने वाला पल एक नया अवसर लेकर आएगा। हम इन अवसरों को पकड़ पाते हैं या नहीं, ये हम पर निर्भर करता है। इसलिए अवसर ही समय का सच्चा पुत्र है, जो समय के गर्भ से ही जन्म लेता है। ये उत्तर सुनकर पंडित वागीश अवाक रह गए। उन्होंने वेदों और पुराणों को छान मारा था, पर समय की ऐसी व्यावहारिक और तार्किक व्याख्या उन्हें कहीं नहीं मिली थी। दरबार वाह वाह के नारों से गूंज उठा, लेकिन पंडित अपनी हार इतनी आसानी से कैसे मान लेते? उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, ये तो शब्दों का खेल था। अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, जो इससे भी ज्यादा कठिन है। सृष्टि का सबसे शक्तिशाली बंधन कौन सा है, जिसे न तलवार काट सकती है न आग जला सकती है? दरबारियों ने सोचा इसका उत्तर प्रेम या मां का दुलार होगा, लेकिन पंडित वागीश इतने सरल उत्तर से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। बीरबल ने इस बार तुरंत जवाब दिया, पंडित जी, सृष्टि का सबसे शक्तिशाली बंधन है स्वार्थ का बंधन। ये उत्तर अप्रत्याशित था। पंडित ने चौंक कर पूछा, स्वार्थ? वह कैसे? बीरबल ने समझाया, प्रेम का बंधन टूट सकता है, मोह का बंधन छूट सकता है, रिश्ते नाते भी समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन स्वार्थ का बंधन ऐसा है जो इंसान को जीवन भर जकड़े रखता है।
इसी बंधन के कारण एक राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन जाता है और इंसानियत भूलकर लोग अधर्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तलवार शरीर को काट सकती है, पर स्वार्थ की सोच को नहीं। आग सब कुछ जला सकती है, पर मन में बसी स्वार्थ की इच्छा को नहीं। जब तक इंसान अपने स्वार्थ के बंधन से मुक्त नहीं होता, तब तक उसे मोक्ष भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए ये सृष्टि का सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक बंधन है। बीरबल के इस उत्तर में कड़वी सच्चाई थी, जिसे कोई नकार नहीं सकता था। पंडित वागीश को महसूस हुआ कि बीरबल सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के यथार्थ की गहरी समझ रखते हैं। उनका चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया, लेकिन अपने अहंकार को बचाने के लिए उन्होंने अपना अंतिम और ब्रह्मास्त्र जैसा प्रश्न पूछा। ठीक है बीरबल, तुमने मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर चतुराई से दिए, पर अब मेरा अंतिम प्रश्न सुनो, जिसका उत्तर त्रिकालदर्शी भी नहीं दे सकते। मैं यानी पंडित वागीश शर्मा इस समय अपने मन में क्या सोच रहा हूं? यह सवाल सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। ये एक असंभव चुनौती थी। किसी दूसरे के मन की बात जानना तो स्वयं ईश्वर के लिए भी संभव नहीं। अब बीरबल की हार निश्चित थी। शहंशाह अकबर भी चिंता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल के चेहरे पर पहली बार एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने शहंशाह अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, पंडित जी के इस प्रश्न का उत्तर देना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए मुझे आपसे एक छोटी सी आज्ञा चाहिए होगी। अकबर ने कहा, तुम्हें पूरी इजाजत है बीरबल। बीरबल पंडित वागीश की ओर मुड़े और कहा, पंडित जी, मुझे पता है आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मेरी बात सच निकली तो आप यही दरबार में सबके सामने अपना ये अहंकार त्याग देंगे, और यदि मेरी बात झूठ निकली तो मैं ये दरबार छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। पंडित ने सोचा, ये तो असंभव है कि ये मेरे मन की बात जान सके। ये तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उन्होंने तुरंत शर्त मान ली। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की, कुछ क्षण रुके और फिर बुलंद आवाज में बोले, पंडित जी, आप इस समय अपने मन में सोच रहे हैं कि शहंशाह अकबर चिरायु हों, उनकी सल्तनत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, बीरबल जैसा बुद्धिमान रत्न उनके दरबार की शोभा हमेशा बढ़ाता रहे और हिंदुस्तान की प्रजा हमेशा सुखी और संपन्न रहे। ये सुनते ही पंडित वागीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हक्के बक्के रह गए। बीरबल ने उन्हें एक ऐसे जाल में फंसा दिया था जिससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। अगर पंडित कहते हैं, हां, मैं यही सोच रहा था, तो उनकी बात झूठी साबित होती, क्योंकि वह तो बीरबल की हार के बारे में सोच रहे थे। लेकिन ऐसा कहने पर उन्हें बीरबल की जीत माननी पड़ती। और अगर वो कहते हैं, नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा था, तो वो पूरे दरबार के सामने ये स्वीकार कर लेते कि वो शहंशाह और सल्तनत का भला नहीं, बल्कि बुरा सोच रहे थे। ऐसा कहना राजद्रोह के समान था और इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता था। पंडित वागीश का चेहरा सफेद पड़ गया। उनका सारा ज्ञान, सारा तर्कशास्त्र, सब कुछ धुआं हो गया। वो समझ गए कि बीरबल ने उन्हें बुद्धि से नहीं, बल्कि प्रज्ञा से हराया है। वो कुछ बोल नहीं पाए, बस सिर झुकाकर खड़े हो गए। शहंशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार करने लगा। बीरबल ने न सिर्फ पंडित के प्रश्नों का उत्तर दिया, बल्कि उनके अहंकार को इस तरह तोड़ा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया। पंडित वागीश ने आगे बढ़कर बीरबल के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, बीरबल, आज तुमने मेरी ज्ञान की आंखें खोल दी। सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो प्रश्नों के उत्तर जानता है, बल्कि वह है जो जानता है कि कब विनम्र होना है। मैं अपना अहंकार तुम्हें समर्पित करता हूं। आज से तुम मेरे मित्र और गुरु हो। उस दिन के बाद पंडित वागीश पूरी तरह बदल गए और उन्होंने अपना ज्ञान लोगों की भलाई में लगा दिया। और बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि का सबसे बड़ा कमाल मुश्किल सवालों के जवाब देना नहीं,
बल्कि ऐसी परिस्थितियां बना देना है जहां विरोधी खुद ही निरुत्तर हो जाए। कहानी 3। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगा था। दरबार की भव्यता देखते लायक थी, लेकिन इस भव्यता के पीछे एक ऐसा रोग धीरे धीरे फैल रहा था जो बड़ी बड़ी सल्तनतों को खोखला कर देता है। वो रोग था चापलूसी। शहंशाह अकबर महान थे, न्यायप्रिय थे, लेकिन हर इंसान की तरह उन्हें भी अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता था। इसी बात का फायदा उनके कुछ दरबारी उठाने लगे थे। इन दरबारियों का एक गिरोह था जिसका मुखिया था मुंतजिर खान। मुंतजिर खान की जुबान शहद से भी मीठी थी, लेकिन दिल जहर से भी कड़वा। वो और उसके साथी, जिन्हें बीरबल मन ही मन चमचा ए खास कहते थे, दिन रात शहंशाह की झूठी तारीफों के पुल बांधते रहते। अगर शहंशाह शिकार पर एक साधारण हिरण भी मार लाते तो मुंतजिर खान कहता, वाह जहांपना, क्या निशाना है, ऐसा लगता है जैसे स्वयं इंद्रदेव ने अपना वज्र चलाया हो। इस हिरण की आत्मा भी धन्य हो गई जो आपके हाथों से मुक्त हुई। अगर शहंशाह कोई साधारण कविता भी लिख देते तो एक दूसरा चमचा, दिलावर सिन्हा, जमीन पर लोट लोट कर कहता, अल्लाह, क्या शब्द है, क्या गहराई है। गालिब और मीर भी आज जिंदा होते तो आपकी शागिर्दी कबूल कर लेते, हुजूर। ये सब देखकर बीरबल मन ही मन कुढ़ते, लेकिन चुप रहते। वो जानते थे कि शहंशाह को सीधे सीधे ये कहना कि वह चापलूसों से घिरे हैं, आग में घी डालने जैसा होगा। उन्हें एक ऐसे तरीके की जरूरत थी जो सांप भी मार दे और लाठी भी न टूटे। धीरे धीरे चापलूसी का ये जहर शहंशाह पर असर करने लगा। वो उन दरबारियों को ज्यादा पसंद करने लगे जो उनकी हां में हां मिलाते। न्याय और सच्चाई की बातें उन्हें कड़वी लगने लगी। बीरबल जब भी किसी मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते तो शहंशाह को वो दखलंदाजी लगती। मुंतजिर खान और उसका गिरोह इसी मौके की तलाश में था। एक दिन शहंशाह ने दरबार में घोषणा की, हमने एक सपना देखा। सपने में हमने एक ऐसा अद्भुत घोड़ा देखा जो हवा में बातें करता था, जिसके पंख थे और उसकी आंखों से रोशनी निकलती थी। हमारा मन उस घोड़े पर बैठने का कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए ठीक वैसा ही एक घोड़ा ढूंढ कर लाया जाए। ये एक निहायत ही बेतुकी और असंभव मांग थी। सभी जानते थे कि ऐसा घोड़ा सिर्फ कल्पना में हो सकता है, हकीकत में नहीं। लेकिन चमचा मंडली कहाँ चुप रहने वाली थी। मुंतजिर खान तुरंत आगे बढ़ा और सजदा करते हुए बोला, जहांपना, आपके सपने भी आपकी तरह दिव्य होते हैं। ऐसा घोड़ा जरूर कहीं न कहीं होगा। आप तो इस धरती के मालिक हैं। आपके लिए क्या असंभव है? आप हुक्म करें, हम जमीन आसमान एक कर देंगे और उस आसमानी घोड़े को आपके कदमों में लाकर पेश करेंगे। दूसरे चमचों ने भी हां में हां मिलाई, जरूर हुजूर, हम आज ही निकल पड़ते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा में अपने दूत भेज देंगे। अकबर ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा जो चुपचाप बैठे थे। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहांपनाह, आपका सपना बेशक अद्भुत है, लेकिन ऐसा घोड़ा। इससे पहले कि बीरबल अपनी बात पूरी करते, मुंतजिर खान बीच में बोल पड़ा, देखिए जहांपनाह, मैंने कहा था ना, बीरबल को आपकी काबिलियत पर शक है। वो नहीं चाहते कि आपको वो दिव्य घोड़ा मिले। असल में वो आपसे जलते हैं। शहंशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बस बीरबल, बहुत हुआ। हम तुम्हारी नकारात्मक बातें नहीं सुनना चाहते। हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। या तो तुम वो घोड़ा ढूंढ कर लाओ, या फिर ये दरबार छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। ये बीरबल के लिए एक सीधी चुनौती थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। चमचा मंडली मन ही मन जश्न मना रही थी। उन्हें लगा कि उन्होंने आखिरकार बीरबल को फंसा ही लिया। बीरबल ने शांत भाव से शहंशाह का हुक्म स्वीकार कर लिया और दरबार से चले गए। दिन बीतने लगे। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते गुजर गए।
बीरबल का कहीं कोई अतापता नहीं था। मुंतजिर खान और उसके साथी रोज अकबर के कान भरते, देखा हुजूर, हमने कहा था ना, वो डरकर भाग गया, वो कभी वापस नहीं आएगा, वो झूठा और घमंडी है। शहंशाह का मन भी मानने लगा था कि शायद बीरबल इस बार सच में हार गए। उन्हें बीरबल की कमी खल रही थी, लेकिन उनका अहंकार उन्हें अपनी गलती मानने से रोक रहा था। ठीक एक महीने बाद, जब सब मान चुके थे कि बीरबल नहीं लौटेंगे, तब बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके कपड़े मैले थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और चेहरे पर थकान थी, मानो वो लंबी यात्रा से लौटे हों। अकबर ने उन्हें देखते ही कड़क आवाज में पूछा, कहाँ थे तुम, बीरबल? और हमारा घोड़ा कहाँ है? बीरबल ने जमीन चूम कर कहा, जहां पनाह, मैं आपके सपने वाले घोड़े की खोज में ही गया था, और खुशखबरी यह है कि मुझे वो घोड़ा मिल गया है। ये सुनते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई। मुंतजिर खान और उसके साथियों के तो होश ही उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? अकबर की आंखों में भी आश्चर्य और खुशी की चमक आ गई। कहाँ है वो घोड़ा? जल्दी पेश करो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन उसके मालिक की कुछ अजीब शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, उस घोड़े का मालिक कोई इंसान नहीं, बल्कि एक देवदूत है। उसका कहना है कि वो घोड़ा दिव्य है, इसलिए उसे लेने के लिए कोई दिव्य व्यक्ति ही आना चाहिए। मुंतजिर खान तुरंत बोला, तो इसमें क्या बड़ी बात है? हमारे शहंशाह से ज्यादा दिव्य और कौन हो सकता है? वो तो इस धरती पर ईश्वर की परछाई है। बीरबल ने कहा, हां, देवदूत भी यही मानते हैं, लेकिन उनकी एक और शर्त है। उनका कहना है कि घोड़े को अस्तबल में रखने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जो न तो जमीन पर हो न आसमान में। ये सुनकर सब चकरा गए। ऐसी जगह कहाँ हो सकती है? दिलावर सिंह ने तुरंत अपनी चापलूसी का तीर छोड़ा। हुजूर, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप चाहें तो हवा में महल बनवा सकते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? अकबर भी जोश में आ गए। हां, हम अपने कारीगरों को हुक्म देंगे, वे कोई न कोई उपाय निकाल ही लेंगे। और कोई शर्त? बीरबल ने अपनी आंखें झुकाकर कहा, एक आखिरी और सबसे जरूरी शर्त है, जहांपनाह। क्या है वो? देवदूत का कहना है कि घोड़े को लाने और उस पर पहली सवारी करने के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो, कभी झूठ न बोला हो, और जिसके मन में कभी कोई बुरा विचार न आया हो। चूंकि वो घोड़ा दिव्य है, वो किसी भी अपवित्र इंसान का बोझ नहीं उठा सकता। जैसे ही कोई पापी उसे छुएगा, वो जलकर राख हो जाएगा। ये सुनते ही दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। बीरबल ने मुंतजिर खान की ओर देखा और कहा, मुंतजिर खान साहब, आप तो शहंशाह के सबसे वफादार और नेक दरबारी हैं। आपकी जुबान से तो हमेशा सच और शहद ही टपकता है। आप ही चलिए न उस घोड़े को लाने। मुंतजिर खान का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, मैं तो एक अदना सा सेवक हूं। बीरबल जी, मुझसे तो जाने अनजाने में कई गलतियां हुई होंगी, मैं इस लायक कहा। फिर बीरबल ने दिलावर सिंह की ओर देखा। दिलावर सिंह जी, आप तो धर्म और ईमान की मिसाल है, शायद आप ये पवित्र काम कर सकें। दिलावर सिंह ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। नहीं नहीं बीरबल जी, मैं तो महापापी हूं, ये काम मेरे बस का नहीं। एक एक करके बीरबल ने सभी चमचाए खास दरबारियों से पूछा, लेकिन हर किसी ने कोई न कोई बहाना बनाकर खुद को पापी और उस काम के अयोग्य बता दिया, जिस जुबान से वे कल तक खुद को फरिश्ता बताते नहीं थकते थे। आज उसी जुबान से वे खुद को शैतान का भाई साबित करने पर तुले थे। ये सारा तमाशा शहंशाह अकबर खामोशी से देख रहे थे। उनकी आंखों के सामने से चापलूसी का पर्दा धीरे धीरे हट रहा था। उन्हें समझ आ रहा था कि जो लोग कल तक उनके लिए जमीन आसमान एक करने की कस्में खा रहे थे, वे आज एक काल्पनिक घोड़े को लाने के नाम पर भी अपनी सच्चाई उगल रहे हैं। अंत में जब कोई भी तैयार नहीं हुआ, तो बीरबल ने शहंशाह से कहा, जहांपनाह, अब आप ही बताइए,
जब आपके दरबार में एक भी ऐसा नेक और पवित्र इंसान नहीं है जो उस दिव्य घोड़े को ला सके, तो मैं बेचारा अकेला क्या करता। इसीलिए मैं घोड़े को वहीं उसके मालिक के पास छोड़कर आ गया और उससे वादा किया कि जैसे ही हमें कोई योग्य व्यक्ति मिलेगा, हम उसे भेज देंगे। अब अकबर से रहा नहीं गया। वो अपनी गद्दी से उठे और जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में गुस्सा नहीं, बल्कि आत्मग्लानि और बोध का भाव था। वो समझ गए थे कि ये पूरा नाटक बीरबल ने उन्हें और उनके चापलूस दरबारियों को सबक सिखाने के लिए रचा था। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुम धन्य हो। आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुमने हमें उस आईने का सच दिखा दिया जिसे हम देखना ही नहीं चाहते थे। हम इन मीठी बातों के जाल में ऐसे फंसे कि सच और झूठ का फर्क ही भूल गए थे। फिर वो उन चापलूस दरबारियों की ओर मुड़े जो शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। अकबर ने गरज कर कहा, तुम लोग नमक हराम हो। तुम्हारी झूठी तारीफों ने हमें सच से दूर कर दिया था। आज से अगर किसी ने भी दरबार में चापलूसी करने की कोशिश की तो उसकी जुबान खींच ली जाएगी। दरबार सच्चाई और योग्यता से चलेगा, मक्खनबाजी से नहीं। उस दिन के बाद अकबर के दरबार का माहौल ही बदल गया। चापलूसों को समझ आ गया था कि उनकी दाल अब नहीं गलने वाली। बीरबल ने बिना किसी का अपमान किए, बिना किसी को सजा दिए, अपनी बुद्धिमानी से चापलूसी के उस रोग को जड़ से उखाड़ फेंका था। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक सच्चा सलाहकार वो नहीं होता जो राजा को वही सुनाए जो उसे पसंद है, बल्कि वो होता है जो राजा को वह दिखाए जो उसके लिए सही है, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो। कहानी 4। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगलिया सल्तनत का सूरज चमक रहा था, तब आगरा के दरबार में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि अक्ल और हाजिर जवाबी की भी हुकूमत चलती थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में नवरत्नों की चमक थी, लेकिन उन सब में सबसे तेज और चमकदार सितारा थे बीरबल। मगर आज उसी चमकते सितारे पर ग्रहण लगने वाला था। आज दरबार में एक ऐसी चुनौती आई थी जिसने शहंशाह के सब्र और दरबारियों की अक्ल का धागा तोड़कर रख दिया था। अकबर का दरबार भरा हुआ था, पर सबके चेहरों पर तनाव साफ नजर आ रहा था। बीच में काबुल का एक दूत, जिसका नाम कासिम बेग था, बड़े घमंड से खड़ा था। शहंशाह अकबर ने गुस्से में अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, कासिम बेग, तुम्हारे सुल्तान मिर्जा हाकिम ने ये कैसा मजाक भेजा है? ये कोई पहेली है या हमारी सल्तनत की तौहीन का पैगाम? कासिम बेग व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, शहंशाहेंद, ये मजाक नहीं, अक्ल का इम्तिहान है। हमारे सुल्तान का मानना है कि जिस सल्तनत की बुनियाद अक्ल पर हो, उसे कोई नहीं झुका सकता। उन्होंने बस एक छोटी सी शर्त रखी है। आप या आपके दरबारी कोई भी हमें एक ऐसी बात बताएं जो एक ही समय में आधी सच हो और आधी झूठ। ये सुनते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि काबुल की तरफ से फेंका गया एक जाल था। अगर अकबर के दरबारी जवाब नहीं दे पाते तो पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाती कि हिंदुस्तान का शहंशाह और उसका दरबार बुद्धिहीनों से भरा है। ये सल्तनत की इज्जत पर एक ऐसा दाग होता जिसे तलवारों से भी नहीं मिटाया जा सकता था। अकबर ने अपने नवरत्नों की ओर देखते हुए पूछा, क्या हमारे दरबार में कोई ऐसा बुद्धिमान नहीं जो इस काबुली दूत का मुंह बंद कर सके? मुल्ला दो प्याजा, तुम तो खुद को बड़ी अक्ल वाला समझते हो, कुछ कहो। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से जलते थे, आगे आए। उन्हें लगा कि ये बीरबल को नीचा दिखाने का सुनहरा मौका है। उन्होंने सीना चौड़ा करके कासिम बेग से कहा, सुनो दूत, मैं आज बहुत बीमार हूं। कासिम बेग हंसते हुए बोला, इसमें आधा सच और आधा झूठ कहा है। मुल्ला जी, या तो आप बीमार हैं या नहीं है। ये तो पूरा सच या पूरा झूठ हुआ। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा उतर गया। दूसरे दरबारियों ने भी कोशिश की। एक ने कहा, आज सूरज पश्चिम से निकला है,
कासिम बेग ने जवाब दिया, ये तो सरासर झूठ है। दूसरे ने कहा, मैं इंसान हूं। कासिम बेग बोला, ये तो पूरा सच है। एक के बाद एक सभी दरबारी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा रहे थे, लेकिन हर घोड़ा दौड़ शुरू होने से पहले ही लड़खड़ा जाता। कासिम बेग का घमंड बढ़ता जा रहा था और शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। दरबार में बीरबल मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गए थे। दरबारियों को लगा आज बीरबल की गैर मौजूदगी में उनकी दाल गल जाएगी, पर यहां तो पूरी सल्तनत की इज्जत दांव पर लग गई थी। शाम हो गई और दरबार बर्खास्त होने ही वाला था कि तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उन्होंने अदब से कहा, जहां पनाह को मेरा आदाब। दरबार में इतनी खामोशी क्यों है? क्या कोई गंभीर मसला है? अकबर के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण दौड़ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम आ गए। आओ और देखो कि कैसे इस काबुली दूत ने हमारी नाक में दम कर रखा है। इसने एक ऐसी पहेली पूछी है जिसने हमारे सभी अक्लमंदों को पानी पिला दिया है। बीरबल ने पूरी बात सुनी। उनका चेहरा शांत रहा, जैसे ये कोई मामूली बात हो। वो मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, सवाल तो वाकई दिलचस्प है, लेकिन इसका जवाब सोचने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। कासिम बेग ने ताना मारते हुए कहा, क्यों बीरबल जी, क्या आपकी अक्ल भी घास चरने चली गई? हमने सुना था कि आप पलक झपकते ही जवाब देते हैं। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, तेज जवाब देना और सही जवाब देना, दोनों में फर्क होता है कासिम बेग। जहांपनाह, मुझे 7 दिन की मोहलत दी जाए। 7वें दिन मैं भरे दरबार में इसका जवाब दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन याद रखना, इस बार सवाल सिर्फ बीरबल की बुद्धिमानी का नहीं, बल्कि पूरी मुगलिया सल्तनत की आन का है। 6 दिन बीत गए। बीरबल रोज की तरह दरबार आते, काम करते और घर चले जाते। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। ये देखकर उनके दुश्मनों, खासकर मुल्ला दो प्याजा को मौका मिल गया। उन्होंने कुछ दरबारियों के साथ मिलकर अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, जहांपनाह, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। 6 दिन बीत गए और बीरबल ने अब तक कुछ नहीं किया। लगता है इस बार उसकी अक्ल ने भी जवाब दे दिया है। एक और दरबारी बोला, कहीं वो डरकर भागने की तैयारी तो नहीं कर रहा? हुजूर, अगर 7वें दिन वो जवाब नहीं दे पाया तो पूरी दुनिया में हमारी हंसी होगी। मुल्ला ने आग में घी डालते हुए कहा, जहांपनाह, मेरा मानना है कि बीरबल काबुली दूत से मिल गया है। उसने सल्तनत की इज्जत का सौदा कर लिया है। अकबर का दिल बीरबल पर भरोसा करता था, लेकिन दिमाग में शक का कीड़ा धीरे धीरे रेंगने लगा था। उन्होंने बीरबल को अपने खास महल में बुलाया। अकबर के चेहरे पर गुस्सा और निराशा थी। उन्होंने पूछा, बीरबल, कल 7वां दिन है, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारी तरफ देख रहा है और तुम ऐसे बैठे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या मुल्ला की बातें सच है? क्या तुमने हमारी इज्जत का सौदा कर लिया है? बीरबल दुखी हुए, लेकिन शांति से बोले, जहांपनाह, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जिस बीरबल ने अपनी जिंदगी आपकी और इस सल्तनत की सेवा में लगा दी, उस पर? अकबर ने कहा, तो फिर ये चुप्पी क्यों? जवाब कहाँ है? बीरबल बोले, जवाब तैयार है जहांपनाह, लेकिन उसे सिर्फ शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसे साबित करने के लिए एक माहौल बनाना होगा। कल सुबह आप काबुली दूत और सभी दरबारियों को यमुना नदी के किनारे बुलाइए। जवाब वही दिया जाएगा। और हां, राजकोष से 1 लाख सोने की अशर्फियों से भरा एक संदूक भी साथ मंगवा लीजिएगा। अकबर हैरान रह गए। 1 लाख अशर्फिया? बीरबल, तुम पहेली का जवाब देने वाले हो या सल्तनत को कंगाल करने वाले हो? बीरबल रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, जहांपनाह, बस मुझ पर एक आखिरी बार भरोसा कीजिए। ये 1 लाख अशर्फिया या तो हमारी इज्जत बचाएंगी या हमेशा के लिए डुबो देंगी। अगली सुबह यमुना नदी के किनारे पूरा दरबार इकट्ठा था।
कासिम बेग घमंड से खड़ा था। माहौल में भारी तनाव था। एक तरफ सोने की अशर्फियों से भरा संदूक रखा था। सबकी निगाहें बीरबल पर थी। कासिम बेग ने हंसते हुए पूछा, तो बीरबल जी, आज 7वां और आखिरी दिन है। कहाँ है आपका जवाब? या फिर ये सोने की अशर्फिया हमारी जीत का नजराना है? बीरबल मुस्कुराए और संदूक की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, कासिम बेग, मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनना। यही वो बात है जो आधी सच है और आधी झूठ। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। पूरा दरबार शांत हो गया। उन्होंने कासिम बेग की आंखों में आंखें डालकर बुलंद आवाज में कहा, आज से ठीक 1 साल पहले इसी दिन तुम्हारे सुल्तान मिर्जा हाकिम ने शहंशाहन से 1 लाख सोने की अशर्फिया उधार ली थी। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कासिम बेग का चेहरा सफेद पड़ गया। अकबर भी हैरान रह गए। कासिम बेग हकलाने लगा, ये सरासर झूठ है। हमारे महान सुल्तान किसी से उधार नहीं लेते। ये मुगलिया सल्तनत की तौहीन है। बीरबल ने शांत भाव से पूछा, अच्छा, तो तुम मानते हो कि यह बात झूठी है? कासिम बेग ने गुस्से में कहा, हां, बिल्कुल झूठ, 100% झूठ। बीरबल मुस्कुराते हुए अकबर की ओर मुड़े और संदूक की तरफ इशारा करते हुए बोले, बहुत खूब। अगर यह बात झूठी है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे सुल्तान ने कोई उधार नहीं लिया। तो फिर ये 1 लाख अशर्फिया जो मैं उन्हें लौटाने के लिए लाया था, अब हमारी हुई। बीरबल ने सैनिकों को संदूक वापस ले जाने का इशारा किया। अब कासिम बेग की हालत देखने लायक थी। उसकी आंखों के सामने से 1 लाख सोने की अशर्फिया जा रही थी। उसका दिमाग तेजी से घुमा और वो घबराकर लगभग चिल्लाते हुए बोला, रुको, ठहरो, नहीं, नहीं, मेरा मतलब, ये बात सच है। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। अब लोग बीरबल की चाल समझ रहे थे। बीरबल ने हैरानी का नाटक करते हुए कहा, अरे, अब तुम कह रहे हो कि यह बात सच है? यानी तुम्हारे सुल्तान ने सच में हमसे उधार लिया था? कासिम बेग लालच में फंसकर बोला, हां, हां, बिल्कुल सच है। उन्होंने उधार लिया था। लाइए, हमारी अमानत हमें सौंप दीजिए। ये सुनते ही बीरबल जोर से हंस पड़े। उन्होंने अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, यही है वो बात जो आधी सच और आधी झूठ है। अगर कासिम बेग इसे झूठ कहता है तो वो 1 लाख अशर्फियों से हाथ धो बैठता है, और अगर लालच में आकर वो इसे सच कहता है तो वो पूरी दुनिया के सामने ये मान लेता है कि उसका सुल्तान मुगलिया सल्तनत का कर्जदार है। ये बात सच भी है और झूठ भी। इसकी सच्चाई या झूठ सुनने वाले की मर्जी पर निर्भर करती है। बीरबल ने अपनी बात खत्म की और पूरा यमुना का किनारा तालियों और वाह वाह की आवाजों से गूंज उठा। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में बीरबल के लिए गर्व और सम्मान था। कासिम बेग का चेहरा शर्म से झुक गया था। उसके पास कहने के लिए एक शब्द नहीं था। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया कि तलवार की धार से ज्यादा तेज अक्ल की धार होती है। तुमने सिर्फ एक पहेली नहीं सुलझाई, बल्कि बिना जंग लड़े काबुल को ऐसा सबक सिखाया है जिसे वो सदियों तक नहीं भूलेंगे। फिर उन्होंने मुल्ला दो प्याजा और दूसरे जलने वाले दरबारियों की ओर घूर कर देखा और बोले, और जो लोग बीरबल की वफादारी पर शक कर रहे थे उन्हें भी अपना जवाब मिल गया होगा। याद रखो, कोयले को कितना भी रगड़ो वो हीरा नहीं बन सकता, और हीरे पर कितनी भी कीचड़ उछालो उसकी चमक कम नहीं होती। शहंशाह ने बीरबल को वही 1 लाख अशर्फियों का संदूक इनाम में देने का ऐलान किया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि का सही इस्तेमाल बड़ी से बड़ी मुश्किलों को बिना ताकत का इस्तेमाल किए हल कर सकता है। कहानी 5। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, सभी मंत्रीगण अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी। पिछले कुछ हफ्तों से सल्तनत के राजस्व का एक पेचीदा मसला शहंशाह
अकबर के लिए सिर दर्द बना हुआ था। बड़े बड़े मुंशी और खजांची अपनी सारी अक्ल लगाकर हार चुके थे, लेकिन हिसाब में हो रही गड़बड़ी पकड़ में नहीं आ रही थी। शहंशाह का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उनकी गहरी आंखें दरबार में बैठे हर शख्स के चेहरे पर घूम रही थी, मानो किसी एक व्यक्ति की तलाश में हो जो इस उलझन को सुलझा सके। और वो तलाश हमेशा की तरह एक ही नाम पर आकर खत्म होती थी, बीरबल। बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख सुन रहे थे, बादशाह का इशारा पाते ही अपनी जगह से उठे। उन्होंने अदब से सलाम किया और उस जटिल मसले के कागजात अपने हाथ में ले लिए। कुछ देर तक वो उन अंकों और हिसाब किताब की भूल भुलैया में खोए रहे। पूरा दरबार सांस रोके उन्हें देख रहा था। दरबार के कुछ कोने में बैठे मुल्ला दो प्याजा और दीवान जमान बेग जैसे दरबारी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज पहली बार बीरबल इस चक्रव्यूह में फंसेगा और बादशाह की नजरों से गिरेगा। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। लगभग आधे घंटे की खामोशी के बाद उन्होंने अपना सिर उठाया। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, समस्या जितनी बड़ी दिख रही है उतनी है नहीं। ये बस नजरों का धोखा है। हमारे मुंशियों ने मालवा से आने वाले राजस्व को गुजरात के खाते में जोड़ दिया है और गुजरात के कर को मालवा के साथ मिला दिया है। अगर इन दोनों सूबों के हिसाब को अलग अलग जांचा जाए तो खजाने का हर एक सिक्का अपनी सही जगह पर मिलेगा। ये सुनते ही शाही खजांची ने तुरंत कागजों की दोबारा जांच की और बीरबल की बात 100% सच निकली। समस्या पलक झपकते ही सुलझ गई थी। बादशाह अकबर का चेहरा खिल उठा। उन्होंने उंगली उंगली से बेशकीमती हीरे की अंगूठी निकाली और बीरबल की ओर बढ़ाते हुए कहा, मान गए बीरबल, तुम्हारी नजरों से कुछ नहीं बच सकता। सल्तनत की सबसे बड़ी उलझन को तुमने मिनटों में सुलझा दिया। ये तुम्हारा इनाम है। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार करने लगा। लेकिन इस जय जयकार के शोर में कुछ लोगों के दिलों में जल रही ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठी। जमान बेग और मुल्ला दो प्याजा जैसे दरबारियों के लिए यह देखना असहनीय था कि हर बार सारी वाहवाही बीरबल ही लूट ले जाता है। शाम को जमान बेग की हवेली में एक गुप्त महफिल जमी। मुल्ला दो प्याजा ने कड़वाहट से कहा, आखिर कब तक हम इस भांड की बुद्धिमानी के किस्से सुनते रहेंगे? बादशाह तो उसके बिना पानी भी नहीं पीते। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बादशाह के दिल से बीरबल का सम्मान हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जमान बेग, जो अपनी कुटिल बुद्धि के लिए जाना जाता था, मुस्कुराया। उसे हराने के लिए उसकी बुद्धि से नहीं, बादशाह के गुस्से से काम लेना होगा। बादशाह इन दिनों वैसे भी सल्तनत के कामों से चिशे हुए हैं। हमें बस एक चिंगारी लगानी है। हमें बादशाह को यह यकीन दिलाना होगा कि बीरबल अपनी अक्ल के घमंड में चूर हो गया है और अब वो खुद को बादशाह से भी बड़ा समझने लगा है। अगले कुछ दिनों तक इन दरबारियों ने अपनी योजना पर काम किया। वे छोटी छोटी बातों पर बादशाह के कान भरने लगे। देखिए हुजूर, बीरबल आजकल दरबार में देर से आते हैं। या जहांपना, कल बीरबल ने आपकी बात पूरी होने से पहले ही अपनी बात कह दी थी। ये तो आपका अपमान है। अकबर शुरू में इन बातों को नजरअंदाज करते रहे क्योंकि उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। लेकिन रोज रोज एक ही पत्थर पर पानी की बूंद गिरे तो पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। धीरे धीरे अकबर के मन में भी बीरबल के प्रति एक अनकही सी झुंझलाहट पैदा होने लगी। और फिर वह दिन आ ही गया जिसका उन दरबारियों को बेसब्री से इंतजार था। उस दिन दरबार में किसी पड़ोसी राज्य से आए एक दूत ने एक पहेली रखी। पहेली बड़ी कठिन थी। दरबार के बड़े बड़े विद्वान और सलाहकार सिर झुकाए बैठे थे। किसी के पास उसका जवाब नहीं था। अकबर का पारा चढ़ने लगा। अपनी सल्तनत की इज्जत दांव पर लगी थी। हमेशा की तरह उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम्हारी अक्ल ने भी आज जवाब दे दिया है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जवाब तो बहुत सीधा है, लेकिन उसे समझने के लिए सोच को थोड़ा घुमाना पड़ेगा। और फिर
उन्होंने 2 वाक्यों में उस पहेली का ऐसा सटीक और हाजरजबावी से भरा जवाब दिया कि वो दूध भी दंग रह गया और उसने बादशाह अकबर की सल्तनत की बुद्धिमानी का लोहा मान लिया। दरबार एक बार फिर वाह बीरबल, वाह के नारों से गूंज उठा। लेकिन इस बार अकबर खुश होने के बजाय और भी ज्यादा चिढ़ गए। दरबारियों द्वारा भरे गए कान और अपनी सल्तनत की पिछली नाकामियों का गुस्सा सब एक साथ मिलकर उनके स्वाभिमान पर चोट कर रहा था। उन्हें लगा कि बीरबल जानबूझकर इंतजार करता है ताकि जब सब हार मान ले तब वो अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करके सारी वाहवाही लूट सके। उनके चेहरे पर क्रोध की रेखाएं उभर आई। दरबार की जय जयकार उन्हें चुभ रही थी। बस करो ये चापलूसी, बादशाह अकबर सिंहासन पर खड़े होकर दहाड़े। पूरा दरबार एक पल में कांपकर खामोश हो गया। सब हैरान थे कि बादशाह को अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया। अकबर ने अपनी तर्जनी उंगली बीरबल की ओर उठाई। उनकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। और तुम बीरबल, तुम खुद को समझते क्या हो? सोचते हो कि तुम्हारे बिना इस सल्तनत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता? हर बात में अपनी अक्ल का दिखावा करना तुम्हारी आदत बन गई है। बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने बस अपना सिर झुका लिया। लेकिन अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। दरबारियों की महीनों की साजिश आज रंग ला रही थी। गुस्से और झुंझलाहट में बादशाह अपने शब्दों का नियंत्रण खो बैठे। तुम्हें और एक गधे में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क इतना है कि गधा 4 पैरों पर चलता है और तुम 2 पैरों पर। समझे? तुम एक नंबर के गधे हो। ये सुनते ही पूरे दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे थम सी गई थी। शहंशाह हिंदुस्तान ने अपने सबसे काबिल नवरत्न को भरे दरबार में गधा कह दिया था। ये एक ऐसा अपमान था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जमान बेग और मुल्ला 2 प्याजा की आंखें खुशी से चमक रही थी। उनकी साजिश कामयाब हो चुकी थी। सबकी नजरें बीरबल पर थी। सबको लगा कि आज बीरबल या तो अपमान से रो पड़ेंगे या गुस्से में कुछ ऐसा कह देंगे कि उनकी गर्दन कलम कर दी जाएगी। लेकिन बीरबल के चेहरे पर न गुस्सा था, न दुख, न कोई शिकन। उन्होंने अपना झुका हुआ सिर उठाया, बादशाह की आंखों में देखा और एक बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में बोले, जो हुक्म जहांपना। आपने हमें गधा कहा तो हम गधा ही सही। आपकी बात पत्थर की लकीर है। इतना कहकर बीरबल चुपचाप दरबार से बाहर चले गए। उनका ये शांत व्यवहार किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रहा था। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, पूरा हफ्ता गुजर गया, लेकिन बीरबल का कहीं कोई अतापता नहीं था। अब बादशाह अकबर को चिंता होने लगी। उनका गुस्सा ठंडा हो चुका था और अब उन्हें अपने कहे हुए शब्दों पर गहरा पछतावा हो रहा था। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने दरबारियों के बहकावे में आकर और अपनी झुंझलाहट में बीरबल का दिल बहुत दुखाया है। बीरबल के बिना दरबार सूना और बेजान लगता था। सल्तनत के कई जरूरी काम रुक गए थे क्योंकि उन पर बीरबल की सलाह के बिना फैसला लेना मुश्किल था। अकबर ने अपने सिपाहियों को बीरबल को ढूंढने भेजा, लेकिन वो अपने घर पर भी नहीं थे। शहर में तरह तरह की बातें होने लगी। किसी ने कहा बीरबल अपमान सह न सके और हमेशा के लिए आगरा छोड़कर चले गए। एक सुबह जब अकबर इसी चिंता में डूबे थे तो एक हरकारा दौड़ता हुआ आया। आलम पनाह, बीरबल जी मिल गए हैं। अकबर ने बेचैनी से पूछा, कहाँ है वो और कर क्या रहा है? हरकारे ने डरते डरते जवाब दिया, हुजूर, वो शहर के बाहर धोबियों के घाट पर है और वो वहां गधों के साथ बैठे बातें कर रहे हैं। ये सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर को लगा कि बीरबल शायद सदमे में अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। वो फौरन अपने कुछ खास लोगों के साथ उस घाट की ओर चल पड़े। वहां का नजारा वाकई अजीब था। बीरबल मैले कुचैले कपड़ों में जमीन पर बैठे थे और उनके चारों ओर दर्जनों गधे खड़े थे।
जो अपनी भाषा में ढेंचू ढेंचू कर रहे थे। बीरबल बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे, बीच बीच में सिर हिला रहे थे और अपनी एक छोटी सी पोथी में कुछ लिखते जा रहे थे। अकबर ने आगे बढ़कर कहा, बीरबल, ये क्या पागलपन है? तुम यहां इन जानवरों के बीच क्या कर रहे हो? बीरबल ने बादशाह को देखा, खड़े हुए और अदब से सलाम किया। माफी चाहता हूं जहां पनाह, मैं पागल नहीं हुआ हूं। मैं तो बस आपका हुक्म पूरा कर रहा हूं। हमारा हुक्म? अकबर ने हैरानी से पूछा। हमने तुम्हें यह सब करने का हुक्म कब दिया? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर, आपने ही तो भरे दरबार में कहा था कि मैं एक गधा हूं। जब शहंशाह ने मुझे मेरी असली जात बता दी, तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं अपने भाई बंधुओं से मिलूं, उनका हालचाल जानूं और उनकी समस्याओं को समझूं। पिछले एक हफ्ते से मैं यही कर रहा हूं। मैं आगरा के सारे गधों से मिला हूं, उनकी एक सूची तैयार की है और उनकी सबसे बड़ी परेशानियां भी लिखी है। अब अकबर को पूरी तरह यकीन हो गया कि बीरबल का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन बीरबल अपनी बात पर कायम थे। जहां पनाह, बीरबल ने अपनी पोथी खोलते हुए कहा, इन बेचारों की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इनकी 3 मांगे सबसे जरूरी है, जिन्हें ये आपके सामने रखना चाहते हैं। अकबर ने बेबसी से सिर हिलाया। ठीक है, बताओ, क्या चाहते हैं तुम्हारे ये भाई बंधु? बीरबल ने पोथी में देखते हुए पढ़ना शुरू किया। पहली मांग, इनके मालिक, धोबी और कुम्हार इनसे दिन रात काम करवाते हैं, लेकिन खाने को सिर्फ सूखा भूसा देते हैं। इनकी मांग है कि इनके लिए शाही अस्तबल से हरे चारे का इंतजाम किया जाए। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, मान लिया। बीरबल ने आगे पढ़ा। दूसरी मांग, काम करते समय इनके मालिक इन्हें बहुत मारते पीटते हैं। इनकी दरख्वास्त है कि एक कानून बनाया जाए कि कोई भी मालिक अपने गधे पर दिन में 10 डंडों से ज्यादा नहीं बरसाएगा। अकबर को अब इस सारे नाटक में मजा आने लगा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह भी मंजूर है। और तीसरी मांग? अकबर ने पूछा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली, अपनी पोथी बंद की और बादशाह की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, जहांपनाह, इनकी तीसरी और सबसे बड़ी मांग यह है कि सल्तनत में अक्ल और बेअक्ली, इंसान और गधे के बीच का फर्क साफ होना चाहिए। इसका क्या मतलब? अकबर ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, इनका कहना है कि जब कोई बुद्धिमान इंसान गलती करता है या किसी की बात नहीं मानता, तो उसे गधा कह दिया जाता है। यह हम गधों का घोर अपमान है। हम गधे तो अपने मालिक के वफादार होते हैं। जितना बोझ ला दो, चुपचाप उठाते हैं। जहां जाने को कहो, चले जाते हैं। हम कभी कोई सवाल नहीं करते, कभी कोई बहस नहीं करते, जबकि इंसान, खासकर बुद्धिमान इंसान, सवाल भी करता है, बहस भी करता है और कभी कभी अपने मालिक की बात मानने से इनकार भी कर देता है, अगर उसे लगता है कि वो बात गलत है। बीरबल एक पल के लिए रुके और फिर उन्होंने अपनी आवाज में वजन लाते हुए कहा, इसलिए आगरा के सारे गधों की ये अर्जी है कि आज के बाद किसी भी बुद्धिमान, स्वाभिमानी और सवाल करने वाले इंसान को गधा कहकर हम बेजुबान, वफादार जानवरों का अपमान न किया जाए। गधा सिर्फ उसे कहा जाए जो बिना सोचे समझे चुपचाप हर आदेश का पालन करता है। ये सुनते ही बादशाह अकबर सन्न रह गए। उनकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब उन्होंने गुस्से में बीरबल को गधा कहा था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन इस बार ये एहसास शर्मिंदगी और पछतावे से कहीं ज्यादा बीरबल की बुद्धिमानी के प्रति सम्मान से भरा हुआ था। बीरबल ने क्या खूब पलटवार किया था। बिना एक भी अपमानजनक शब्द कहे, बिना अपनी मर्यादा लांघे, उन्होंने बादशाह को उनकी गलती का आईना दिखा दिया था। उन्होंने गधा शब्द को ही एक नई परिभाषा दे दी थी और यह साबित कर दिया था कि वो गधे नहीं, बल्कि एक ऐसे बुद्धिमान इंसान है जो गलत बात को चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अकबर की आंखें भर आई। वो अपने सिंहासन से उतरे, आगे बढ़े और उन्होंने
बीरबल को कसकर गले लगा लिया। हमें माफ कर दो बीरबल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम गधे नहीं, तुम इस सल्तनत के सबसे कीमती हीरे हो। तुम्हारे बिना ये सल्तनत अधूरी है। बीरबल की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, आप मेरे बादशाह हैं, जहांपनाह। आपकी डांट भी मेरे लिए इनाम है, लेकिन हर इंसान के सम्मान की एक सीमा होती है। उस दिन बादशाह अकबर ने भरे दरबार में अपनी गलती मानी और एक शाही फरमान जारी किया कि आज के बाद कोई भी किसी दूसरे इंसान को अपमानित करने के लिए जानवर के नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि शब्द तलवार से भी ज्यादा गहरे घाव दे सकते हैं, लेकिन सच्ची बुद्धिमानी बदला लेने में नहीं, बल्कि सामने वाले को उसकी गलती का एहसास इतने सुंदर तरीके से कराने में है कि उसका सिर नफरत से नहीं बल्कि सम्मान से झुक जाए। कहानी 6 उन दिनों की बात है जब आगरा के शाही बावर्ची खाने में दुनिया के सबसे लजीज पकवान तैयार होते थे और उनकी खुशबू दूर दूर तक फैलकर लोगों की भूख बढ़ा देती थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर खाने पीने के बड़े शौकीन थे। उनके लिए रोजाना दर्जनों तरह के व्यंजन परोसे जाते थे, जिन्हें वो बड़े चाव से खाते थे। एक दिन दस्तरखान सजा हुआ था। सोने चांदी के बर्तनों में तरह तरह के सालन, कबाब, पुलाव और मिठाइयां करीने से रखी हुई थी। शहंशाह अकबर ने एक नए किस्म के पकवान की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है? आज से पहले तो हमने इसे कभी नहीं चखा। शाही बावर्ची ने अदब से झुककर कहा, आलम पनाह, ये बैंगन का भरता है। आज हमने इसे एक नए मसाले के साथ खास आपके लिए तैयार किया है। अकबर ने थोड़ा सा भरता चखा। चखते ही उनकी आंखें आश्चर्य और प्रसन्नता से चौड़ी हो गई। वाह, क्या लाजवाब स्वाद है! ऐसा लजीज व्यंजन तो हमने आज तक नहीं खाया। ये तो सब्जियों का राजा है। बैंगन, क्या खूब सब्जी है! बादशाह की जुबान से बैंगन की तारीफ सुनते ही दरबारियों के बीच जैसे एक होड़ सी लग गई। हर कोई बैंगन के गुणगान में जमीन आसमान एक करने लगा। एक दरबारी, मीर बख्शी जमान बेग, जो बादशाह की हर बात में हाँ में हाँ मिलाने के लिए मशहूर थे, फौरन बोले, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जहांपनाह। बैंगन तो गुणों की खान है। देखिए तो इसका रंग कितना शाही है, बिल्कुल आपके ताज में जड़े नीलम जैसा। और इसके सिर पर जो ताज है वो तो खुद गवाही देता है कि ये सब्जियों का बादशाह है। दूसरे दरबारी, मुंशी इनायत खान, ने बात को आगे बढ़ाया, और इसकी सेहत के फायदे तो देखिए हुजूर। हकीम बताते हैं कि बैंगन खाने से दिल मजबूत होता है, दिमाग तेज होता है और चेहरे पर नूर आता है। ये तो एक सब्जी नहीं बल्कि एक दवा है। किसी ने कहा कि बैंगन का आकार कितना सुंदर होता है, तो किसी ने कहा कि ये कितना मुलायम और आसानी से पचने वाला होता है। देखते ही देखते पूरा दरबार बैंगन पुराण का पाठ करने लगा। हर कोई ये साबित करने में लगा था कि वो बादशाह से भी बड़ा बैंगन का प्रशंसक है। इस पूरी महफिल में सिर्फ एक शख्स था जो खामोश बैठा था और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए ये सारा तमाशा देख रहा था। वो थे बीरबल। अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। क्यों बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें हमारी बात पसंद नहीं आई? क्या तुम्हें बैंगन पसंद नहीं है? बीरबल अपनी जगह से उठे, सलाम किया और बोले, नहीं जहांपनाह, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जैसी महान हस्ती को जो चीज पसंद आ जाए, भला वो नापसंद करने की हिम्मत कौन कर सकता है? आपने बैंगन को सब्जियों का राजा कहा है, तो जरूर इसमें कोई खास बात होगी। आज से बैंगन मेरी भी पसंदीदा सब्जी है। बीरबल ने भी बाकी दरबारियों की तरह ही हाँ में हाँ मिला दी। ये देखकर ज़मान बेग और उनके साथियों को बड़ी हैरत हुई। उन्हें लगा था कि बीरबल जरूर कोई उल्टी बात कहेंगे, लेकिन आज तो वो भी उनकी ही जमात में शामिल हो गए थे। उस दिन के बाद शाही दस्तरखान की सूरत ही बदल गई। सुबह, दोपहर, शाम, तीनों वक्त बैंगन के ही पकवान बनने लगे। कभी बैंगन का भरता, कभी बैंगन का सालन, कभी तले हुए बैंगन, तो कभी बैंगन का रायता। ऐसा लगता था जैसे पूरी सल्तनत में बैंगन के अलावा
कोई और सब्जी उगती ही न हो। शुरू शुरू में तो अकबर ने बड़े चाव से खाया, लेकिन 4-5 दिन लगातार बैंगन खाते खाते उनका मन ऊब गया। अब उन्हें बैंगन की शक्ल देखकर ही चिढ़ होने लगी थी। एक हफ्ते बाद जब दस्तरखान पर फिर से बैंगन का भरता और बघारे बैंगन परोसे गए, तो अकबर का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से में थाली सरका दी और जोर से चिल्लाए, फिर से बैंगन! क्या इस बावर्ची खाने में और कोई सब्जी नहीं है? हटाओ इसे हमारी नजरों के सामने से। कितनी बकवास और बेस्वाद सब्जी है ये। इसका न कोई अपना रंग है, न कोई रूप। इसे खाकर तो बीमार पड़ जाएं। अब जैसे ही बादशाह ने बैंगन की बुराई की, दरबारियों ने फौरन अपना सुर बदल लिया। वही मीर बख्शी ज़मान बेग, जो कल तक बैंगन के शाही रंग की तारीफ कर रहे थे, अब बोले, आपने 100% सच कहा जहांपना। ये तो बड़ा ही मनहूस रंग है। इसे देखकर ही मन खराब हो जाता है। और इसका नाम देखिए, बैगुन, यानी जिसमें कोई गुण ही न हो। नाम से ही पता चलता है कि ये कितनी बेकार सब्जी है। मूशी इनायत खान भी पीछे नहीं रहे। और सेहत के लिए तो ये जहर है हुजूर। हकीम कहते हैं कि बैंगन खाने से वात और पित्त बढ़ता है, चमड़ी के रोग होते हैं और आलस आता है। इसे तो दुश्मनों को खिलाना चाहिए। किसी ने कहा कि इसका आकार तो जूते जैसा होता है, तो किसी ने कहा कि इसे खाने से बुरे बुरे सपने आते हैं। कल तक जो बैंगन सब्जियों का राजा था, आज वो सब्जियों का शैतान बन चुका था। दरबारियों ने बैंगन की इतनी बुराइयां गिना दी जितनी शायद दुनिया में मौजूद भी नहीं होंगी। अकबर ये सब सुन रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अपने दरबारियों की चापलूसी पर हंसी आ रही थी। तभी उनकी नजर फिर से बीरबल पर पड़ी, जो आज भी खामोश बैठे थे। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, बीरबल, तुम आज भी चुप हो? उस दिन तो तुम भी बैंगन की बड़ी तारीफें कर रहे थे, कह रहे थे कि वो तुम्हारी पसंदीदा सब्जी है, और आज जब हम उसकी बुराई कर रहे हैं तो तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है। पूरा दरबार एक बार फिर बीरबल की ओर देखने लगा। ज़मान बेग और उनके साथी मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि आज बीरबल बुरी तरह फंस गए हैं। अगर वो बैंगन की तारीफ करते हैं तो बादशाह का गुस्सा झेलेंगे, और अगर बुराई करते हैं तो अपनी पिछली बात से पलट जाएंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि वो भी एक नंबर के चापलूस है। बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और बड़ी विनम्रता से बोले, जहां पनाह, मैं उस दिन भी सच कह रहा था और आज भी सच ही कहूंगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, ये कैसे हो सकता है? उस दिन तुमने बैंगन को अच्छा कहा और आज हम उसे बुरा कह रहे हैं। दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती है? बीरबल ने जवाब दिया, आलम पनाह, मैं न तो बैंगन का नौकर हूं और न ही उसका दुश्मन। मैं तो आपका नौकर हूं। मेरा काम आपको खुश रखना है, आपकी सेवा करना है। बैंगन तो एक बेजान सब्जी है, उसमें न कोई अच्छाई है न कोई बुराई। बीरबल ने आगे बढ़कर अपनी बात को और साफ करते हुए कहा, जब आपको बैंगन पसंद था तो मैंने उसके गुण गाए, क्योंकि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी थी। और आज जब आपको वो नापसंद है तो मैं भी उसकी बुराई करूंगा, क्योंकि जो चीज मेरे मालिक को नापसंद हो वो मेरे लिए भी बुरी है। जहां पनाह, मुझे बैंगन से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो आपके हुक्म और आपकी रजा से मतलब है। एक वफादार सेवक का यही धर्म होता है कि वो अपने मालिक की पसंद नापसंद का ख्याल रखे। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने एक ही जवाब में कितनी बड़ी और गहरी बात कह दी थी। उन्होंने न सिर्फ अपनी वफादारी साबित की, बल्कि उन सभी चापलूस दरबारियों को एक करारा तमाचा भी मारा था, जो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। बीरबल ने यह बता दिया था कि वफादारी और चापलूसी में जमीन आसमान का फर्क होता है। वफादारी मालिक के प्रति होती है, जबकि चापलूसी सिर्फ मौके के प्रति होती है। शहंशाह अकबर बीरबल के इस जवाब से इतने प्रसन्न हुए कि वो अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, मान गए बीरबल,
मांग गए। तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। आज तुमने हमें और इन सभी दरबारियों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। उन्होंने बाकी दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, तुम सबने सुना बीरबल ने क्या कहा? तुम सब बैंगन की हां में हां मिला रहे थे। तुम सब मौके के गुलाम हो। लेकिन बीरबल बीरबल हमारा वफादार है। उसने ये साबित कर दिया कि एक सच्चे सलाहकार का काम सिर्फ राजा को खुश करना नहीं, बल्कि उसे सही और गलत का आईना दिखाना भी होता है। हां में हां मिलाने वाले दरबारी सल्तनत को ले डूबते हैं, लेकिन बीरबल जैसे सलाहकार सल्तनत को बनाते हैं। उस दिन ज़ुमान बेग और उनके साथियों के चेहरे शर्म से झुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बादशाह ने हुक्म दिया कि आज के बाद कोई भी दरबारी बिना सोचे समझे सिर्फ चापलूसी करने के लिए उनकी हां में हां नहीं मिलाएगा। हर किसी को अपनी स्वतंत्र और सच्ची राय देने का हक होगा। और इस तरह एक मामूली से बैंगन ने दरबार में सच्चाई और ईमानदारी का एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। ये कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि किसी भी इंसान की कीमत उसके पद या दौलत से नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी, सच्चाई और अपने उसूलों पर टिके रहने की क्षमता से होती है। हां में हां मिलाना आसान हो सकता है, लेकिन सच के साथ खड़ा होना ही असली बहादुरी है। कहानी 7। उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान की सल्तनत पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का परचम लहराता था। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत से खड़ा था और यमुना नदी खामोशी से बहते हुए अनगिनत राज अपने सीने में दफन किए हुए थी। दरबार में रौनक थी, हर तरफ खुशहाली का माहौल था, लेकिन इस चमक दमक के पीछे कुछ कोनों में ईर्ष्या और जलन के अंधेरे भी पल रहे थे। शहंशाह अकबर के नवरत्नों में सबसे चमकदार सितारा थे बीरबल। उनकी बुद्धि का लोहा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि दूर दराज के मुल्कों के बादशाह भी मानते थे। अकबर को बीरबल पर अटूट विश्वास था। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी पहेली हो, उसका हल बीरबल के पास जरूर होता था। यही बात दरबार के कुछ अमीरों और सलाहकारों को कांटे की तरह चुभती थी। इन जलने वालों का सरगना था मीर बख्शी ज़मान बेग। वह एक चालाक और धूर्त इंसान था जो खुद को बीरबल से ज्यादा अक्लमंद समझता था। उसके साथ थे मुंशी इनायत खान और सूबेदार करीमुल्ला। ये तीनों अक्सर देर रात अपनी हवेलियों में बैठकर बीरबल के खिलाफ साजिशों के जाल बुनते थे। एक ऐसी ही चांदनी रात थी। ज़मान बेग की हवेली के खुफिया कमरे में महफिल जमी थी। हुक्के का धुआं हवा में घुलकर एक रहस्यमयी माहौल बना रहा था। आखिर कब तक हम इस बीरबल की जय जयकार सुनते रहेंगे? मुंशी इनायत खान ने कड़वाहट से कहा। शहंशाह तो उसके बिना एक सांस भी नहीं लेते। ऐसा लगता है जैसे सल्तनत अकबर नहीं, बीरबल चला रहा है। सूबेदार करीमुल्ला ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। मैंने उसे नीचा दिखाने की 100 कोशिशें की, पर वो हर बार अपनी चतुराई से बच निकलता है। वो जरूर कोई जादू टोना जानता है। ज़मान बेग मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें जहर घुला हुआ था। उसने हुक्के का एक लंबा कश लिया और धुआं छोड़ते हुए बोला, मेरे दोस्तों, जादू टोना नहीं, वो दिमाग का खेल खेलता है। हमें उसे हराने के लिए तलवार नहीं, दिमाग ही चलाना होगा। हमें एक ऐसी चाल चलनी होगी, एक ऐसी पहेली बनानी होगी जिसका कोई जवाब ही न हो, एक ऐसा काम जो नामुमकिन हो। तीनों के चेहरे पर सवालिया निशान उभर आए। कैसा नामुमकिन काम? इनायत खान ने पूछा। ज़मान बेग की आंखों में एक शैतानी चमक उभरी। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, हम शहंशाह सलामत के मन में एक ऐसी ख्वाहिश पैदा करेंगे जिसे पूरा करना इस दुनिया में किसी के बस में न हो, और उस काम का जिम्मा हम बीरबल पर डलवा देंगे। वो थोड़ा रुका, माहौल में सस्पेंस घोलते हुए बोला, क्या किसी ने कभी घोड़े का अंडा देखा है? ये सुनते ही इनायत खान और करीमुल्लाह चौंक गए। घोड़े का अंडा? ये क्या मजाक है? घोड़ा तो बच्चा देता है, अंडा नहीं। करीमुल्लाह ने कहा, बस यही तो हमारी चाल है।
ज़ुमान बेग ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, यही बात तो पूरी दुनिया जानती है। हम शहंशाह को यकीन दिलाएंगे कि दुनिया में कहीं न कहीं किसी खास नस्ल का घोड़ा अंडा भी देता है और वो अंडा सल्तनत की शान बढ़ाएगा। शहंशाह को नायाब चीजों का शौक है, वो हमारी बातों में जरूर आ जाएंगे। और जब वो बीरबल को घोड़े का अंडा लाने का हुक्म देंगे तो बीरबल क्या करेगा? या तो वो हार मान लेगा और शहंशाह की नजरों से गिर जाएगा, या फिर वो झूठ बोलेगा कि ऐसा नहीं हो सकता और हम उसे शहंशाह का हुक्म टालने का मुजरिम बना देंगे। दोनों ही सूरतों में जीत हमारी होगी। ये योजना सुनकर इनायत खान और करीमुल्लाह की आंखें चमक उठीं। ये एक अचूक जाल था, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलना बीरबल के लिए नामुमकिन था। उन्होंने उस रात देर तक अपनी योजना को और पक्का किया और अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन दीवान खास में महफिल सजी थी। शहंशाह अकबर अच्छे मूड में थे। तभी योजना के मुताबिक ज़ुमान बेग ने बात छेड़ी। आलम पनाह, कल रात मैं पुरानी सल्तनतों के बारे में एक किताब पढ़ रहा था। उसमें एक बड़ा ही हैरतंगेज जिक्र था। अकबर की दिलचस्पी जागी। क्या जिक्र था ज़ुमान बेग? हमें भी तो बताओ। ज़ुमान बेग ने बड़ी अदाकारी से कहना शुरू किया, हुजूर, उसमें लिखा था कि ईरान के किसी पहाड़ी इलाके में एक खास नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। वो घोड़े न सिर्फ दुनिया में सबसे तेज दौड़ते हैं, बल्कि उनकी घोड़ियां साल में एक बार एक अंडा भी देती है। कहते हैं उस अंडे से जो बच्चा निकलता है वो हवा से बातें करता है और उसे कोई हरा नहीं सकता। ये सुनकर दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ को ये बात मजाक लग रही थी। मुंशी इनायत खान ने तुरंत बात को आगे बढ़ाया, जी जहांपनाह, मैंने भी अपने बुजुर्गों से ऐसी बातें सुनी हैं। वो अंडा बहुत कीमती होता है और उसे हासिल करने वाले बादशाह की सल्तनत हमेशा कायम रहती है। सूबेदार करीमुल्लाह ने आग में घी डालते हुए कहा, ऐसी नायाब चीज तो सिर्फ शहंशाह हिंदुस्तान के अस्तबल की शान बननी चाहिए। आपकी सल्तनत में हर बेशकीमती चीज है, बस इसी एक की कमी है। अकबर, जो हमेशा अनोखी और दुर्लभ चीजों के शौकीन थे, उनकी बातों में आ गए। उनके मन में उस घोड़े और उसके अंडे को पाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने दरबार में चारों ओर देखा और उनकी नजर बीरबल पर जाकर रुक गई, जो खामोशी से ये सारा नाटक देख रहे थे, और उनकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था। बीरबल, शहंशाह ने बुलंद आवाज में कहा, तुमने इस बारे में कुछ सुना है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। आलम पनाह, दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें अनगिनत रहस्य छुपे हैं। हो सकता है ऐसा घोड़ा मौजूद हो। बीरबल ने जानबूझकर गोलमोल जवाब दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये एक बुना हुआ जाल है। अकबर ने फैसला कर लिया था। उन्होंने एक शाही फरमान जारी किया, बीरबल, हम तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। तुम हमें वो घोड़े का अंडा लाकर दोगे, चाहे इसके लिए तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े। हम तुम्हें 3 महीने का वक्त देते हैं। अगर तुम ये अंडा ले आए तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर नाकाम रहे तो हमें तुम्हारी अक्लमंदी पर शक होने लगेगा। ये सुनते ही ज़ुमान बेग और उसके साथियों के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गई। उन्होंने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में बधाई दी। बीरबल फंस चुका था। पूरा दरबार सन्न था। हर कोई जानता था कि यह नामुमकिन काम है। बीरबल ने एक बार फिर सिर झुकाया, जो हुक्म जहांपनाह, आपकी ख्वाहिश पूरी करना मेरा फर्ज है। मुझे 3 महीने की मोहलत और खर्च के लिए कुछ अशर्फियां चाहिए होंगी। अकबर ने तुरंत खजांची को हुक्म दिया। बीरबल ने अशर्फियों की थैली ली और दरबार से चले गए। उनके जाने के बाद ज़ुमान बेग और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें यकीन था कि बीरबल या तो 3 महीने बाद खाली हाथ लौटेगा या फिर शहर छोड़कर ही भाग जाएगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। पहला महीना गुजर गया। बीरबल दरबार से गायब थे। शहर में अफवाहें उड़ने लगी। कोई कहता बीरबल डरकर भाग गया,
कोई कहता वो पागल हो गया है और जंगलों में घोड़े का अंडा ढूंढ रहा है। ज़मान बेग हर रोज अकबर के कान भरता, देखिए हुजूर, मैंने तो पहले ही कहा था, वो झूठा है, वो आपका हुक्म पूरा नहीं कर सकता। अकबर भी धीरे धीरे चिंतित होने लगे। उन्हें बीरबल की कमी खल रही थी। दरबार बिना बीरबल के सूना सूना लगता था। कई ऐसे मसले सामने आए जिन्हें बीरबल के बिना सुलझाना मुश्किल हो गया था। दूसरा महीना भी बीत गया। अब तो अकबर को भी यकीन होने लगा था कि बीरबल शायद नाकाम हो गया है। ज़मान बेग और उसके साथियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो दरबार में बीरबल का मजाक उड़ाते और अपनी अगली योजनाओं पर विचार करते, लेकिन बीरबल कहीं भागे नहीं थे। वो आगरा में ही थे, अपनी एक गुप्त योजना पर काम कर रहे थे। पहले कुछ हफ्ते उन्होंने शहर के सबसे माहिर कुम्हार को खोजने में लगाए। जब उन्हें एक बूढ़ा और अनुभवी कुम्हार मिला तो बीरबल ने उसे अपने घर बुलाया। चाचा, मुझे तुमसे एक खास चीज बनवानी है, बीरबल ने कहा। एक ऐसा मिट्टी का बर्तन जो बिल्कुल किसी बड़े से अंडे जैसा दिखे। उसका आकार, उसकी बनावट, सब कुछ एकदम असली अंडे की तरह होना चाहिए। ऊपर से चिकना और गोल, नीचे से थोड़ा नुकीला, लेकिन वो अंदर से खोखला हो और उसमें एक छोटा सा ढक्कन लगाने की जगह भी हो। कुम्हार हैरान था, पर बीरबल का हुक्म था, तो उसने वैसा ही एक बर्तन बनाने का वादा किया। बीरबल ने उसे मुंह मांगी कीमत दी और कहा कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। एक हफ्ते बाद कुम्हार ने मिट्टी का एक शानदार अंडा तैयार कर दिया। वो इतना असली लग रहा था कि दूर से कोई भी धोखा खा जाए। इसके बाद बीरबल ने एक और काम किया। उन्होंने शहर के बाहर एक सुनसान जगह चुनी, जहां एक घना कांटेदार झाड़ियों का झुरमुट था। उन्होंने उस मिट्टी के अंडे को उन झाड़ियों के बीचों बीच सावधानी से छिपा दिया। अब बीरबल को अपनी योजना के आखिरी और सबसे अहम हिस्से को अंजाम देना था। उन्होंने एक गरीब लेकिन बहुत ही होशियार और तेज तर्रार लड़के को ढूंढा। उसका नाम दीनू था। बीरबल दीनू को अपने साथ ले गए और उसे कई दिनों तक सिखाया बढ़ाया कि उसे क्या करना है और कब करना है। उन्होंने उसे कुछ अजीब सी आवाजें निकालना भी सिखाया, जो किसी जानवर के बच्चे जैसी लगती थी। देखते देखते 3 महीने पूरे होने में सिर्फ एक दिन बाकी था। शहर में हर तरफ यही चर्चा थी कि कल बीरबल का क्या होगा। ज़मान बेग ने तो जश्न की तैयारी भी कर ली थी। अगली सुबह जब दरबार लगा तो सबकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। ज़मान बेग और उसके साथी मुस्कुरा रहे थे। तभी दरवाजे पर बीरबल दिखाई दिए। उनके कपड़े धूल से सने थे, चेहरा थका हुआ लग रहा था और बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक लंबी और कठिन यात्रा से लौटे हों। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुम आ गए? कहाँ थे इतने दिन? क्या तुम हमारा दिया हुआ काम पूरा कर पाए? कहाँ है घोड़े का अंडा? बीरबल ने लंबी सांस ली और बोले, आलम पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैंने जमीन आसमान एक कर दिया। ईरान के उन पहाड़ों पर गया जहां के बारे में ज़मान बेग ने बताया था। बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे वो नायाब घोड़ा मिल ही गया। ये सुनते ही ज़मान बेग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बीरबल ने अपनी कहानी जारी रखी। उस घोड़े की मालकिन एक मायावी औरत थी। उसने मुझे अंडा देने के लिए एक शर्त रखी। उसने कहा कि ये कोई मामूली अंडा नहीं है, ये एक जादुई अंडा है। इसे जमीन पर रखने से इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। इसे सेने, हैच के लिए किसी इंसान की जरूरत होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग बीरबल की कहानी ध्यान से सुन रहे थे। अकबर ने पूछा, कैसी शर्त, कैसा इंसान? बीरबल ने ज़मान बेग की तरफ देखते हुए कहा, हुजूर, उस औरत ने कहा कि इस अंडे को सिर्फ वही इंसान से सकता है जो उस घोड़े का पिता हो। उसने बताया कि घोड़े का पिता कोई और नहीं, बल्कि वो शख्स है जिसने शहंशाह को इस अंडे के बारे में पहली बार बताया था, क्योंकि उसी की वजह से इस अंडे का जन्म हुआ है। ये सुनकर ज़मान बेग के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वो कांपने लगा। मैं कैसे? ये बकवास है। बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा। इसमें बकवास क्या है मीरबख्शी? जब एक घोड़ा अंडा दे सकता है तो एक इंसान उसका पिता क्यों नहीं बन सकता? मैंने उस औरत को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा कि अगर घोड़े के पिता इसे नहीं सेंगे तो अंडे से बच्चा नहीं निकलेगा। इसलिए हुजूर, अंडा तो मिल गया है, पर वो अभी भी शहर के बाहर झाड़ियों में रखा है। अब ज़मान बेग जी को चलकर उसे सहना होगा। अब पूरा दरबार ठहाके लगाकर हंसने लगा। ज़मान बेग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अकबर को सारी बात समझ आ गई। वो बीरबल की चतुराई पर हैरान थे, लेकिन उन्होंने नाटक जारी रखा। ज़मान बेग, ये क्या सुन रहे हैं हम? तुम एक नायाब घोड़े के पिता बन गए और हमें बताया तक नहीं। चलो, अब अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। चलो हमारे साथ, हम भी देखेंगे कि तुम अंडा कैसे सेते हो। ज़मान बेग की हालत खराब हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। दुनिया में कोई घोड़ा अंडा नहीं देता। ये सब मैंने बीरबल को फंसाने के लिए किया था। लेकिन अकबर कहां मानने वाले थे। नहीं, अब तो फैसला होकर रहेगा। बीरबल ने इतनी मेहनत की है, उसे बेकार नहीं जाने देंगे। चलो। मजबूरन ज़मान बेग, उसके दोनों साथी और पूरा दरबार अकबर और बीरबल के पीछे पीछे शहर के बाहर उस जगह की ओर चल पड़ा जहां बीरबल ने अंडा छिपाया था। जब वे उस घनी झाड़ी के पास पहुंचे तो बीरबल ने रुककर कहा, हुजूर, अंडा इसी झाड़ी के अंदर है। ज़मान बेग जी, अब आप अंदर जाइए और एक पिता का फर्ज निभाइए। ज़मान बेग थरथर कांप रहा था। जैसे ही उसने डरते डरते झाड़ी की ओर कदम बढ़ाया, अचानक झाड़ी के अंदर से चींची और हिनहिन जैसी मिलीजुली अजीब आवाजें आने लगी। सब चौंक गए। ये कैसी आवाज है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने अपने कान झाड़ी से लगाए और बड़ी गंभीरता से बोले, लगता है हुजूर, देर हो गई। अंडे से बच्चा बाहर आ गया है। वो अपनी मां को पुकार रहा है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, झाड़ियों के अंदर से दीनू, वो लड़का जिसे बीरबल ने सिखाया था, बाहर भागा। उसने अपने सिर पर मिट्टी के टूटे हुए अंडे के टुकड़े रखे हुए थे। वो रोते हुए और जोर जोर से चिल्लाते हुए ज़मान बेग की तरफ भागा। अब्बा, अब्बा, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपको पुकार रहा हूं। इन लोगों ने मेरी मां घोड़ी को डराकर भगा दिया। ये नजारा देखकर पूरा दरबार हके बक्के रह गया। एक इंसान का बच्चा खुद को घोड़े का बच्चा बता रहा था और ज़मान बेग को अपना अब्बा कह रहा था। ये इतना हास्यास्पद दृश्य था कि खुद शहंशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो जोर जोर से हंसने लगे और उन्हें हंसता देख पूरा दरबार भी ठहाकों से गूंज उठा। ज़मान बेग, इनायत खान और करीमुल्लाह की इज्जत का जनाजा निकल चुका था। शर्मिंदगी और अपमान से उनके चेहरे देखने लायक थे। दीनू अभी भी ज़मान बेग की टांगों से लिपटकर अब्बा अब्बा चिल्ला रहा था। अकबर ने हंसते हंसते अपनी आंखें पोंछी और बीरबल की पीठ थपथपाई। मान गए बीरबल, मान गए। तुमने न सिर्फ हमारा हुक्म पूरा किया, बल्कि एक घोड़े के अंडे से इंसान का बच्चा भी पैदा करवा दिया। तुमने इन जलने वालों को ऐसा सबक सिखाया है जो ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शहंशाह ने ज़मान बेग और उसके दोनों साथियों को उनकी साजिश के लिए कड़ी सजा सुनाई। उन्हें 1 महीने के लिए अस्तबल में घोड़ों की देखभाल और उनकी लीद साफ करने का काम सौंपा गया, ताकि उन्हें याद रहे कि घोड़ा अंडा नहीं देता और किसी के लिए गड्ढा खोदने वाला अक्सर खुद ही उसमें गिरता है। बीरबल को इनाम में सोने की अशर्फिया और एक जागीर दी गई। उस दिन के बाद दरबार में किसी ने भी बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की और घोड़े का अंडा एक कहावत बन गया, जिसका मतलब होता था एक नामुमकिन और बेतुकी बात। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि चतुराई और हाजिर जवाबी से दुनिया की किसी भी मुश्किल और नामुमकिन लगने वाली चुनौती का सामना किया जा सकता है। कहानी 8। उन दिनों की बात है
जब मुगलिया सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था और शहंशाह अकबर का दरबार दूर दूर तक अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर था। दरबार की रौनक थे अकबर के नवरत्न, और उन नवरत्नों के सिरमौर थे बीरबल। बीरबल की बुद्धि का लोहा पूरा हिंदुस्तान मानता था। लेकिन जहां बुद्धि का सम्मान था, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो ताकत को ही सब कुछ समझते थे। एक दिन दरबार में ईरान से आया एक विशालकाय पहलवान हाजिर हुआ। उसका नाम था गामा पहलवान। गामा का कद किसी देव की तरह था। चौड़ा सीना, फौलादी भुजाएं और चाल में ऐसी अकड़ जैसे वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि चलता फिरता पहाड़ हो। उसकी ख्याति ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि उसने आज तक कोई कुश्ती नहीं हारी थी और बड़े बड़े सूरमाओं को उसने पलक झपकते ही धूल चटा दी थी। गामा ने दरबार में आकर शहंशाह अकबर को अपने ईरानी अंदाज में सलाम किया और अपनी भारी गरजती हुई आवाज में बोला, शहंशाह हिंद, मैं हूं ईरान का अजय पहलवान गामा। मैंने सुना है कि आपकी सल्तनत में बड़े बड़े शूरवीर और बलवान लोग हैं। मैं आज यहां उन सभी को चुनौती देने आया हूं। है कोई ऐसा माई का लाल जो मेरे साथ दो दो हाथ कर सके? अगर कोई मुझे हरा दे तो मैं अपनी सारी जीती हुई दौलत और शोहरत उसके कदमों में रख दूंगा, और अगर कोई न हरा सका तो आपको यह मानना होगा कि ईरान की ताकत के आगे हिंदुस्तान की ताकत कुछ भी नहीं है। ये एक खुली चुनौती थी जो केवल एक पहलवान को नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सम्मान को दी गई थी। दरबार में बैठे बड़े बड़े सेनापति और योद्धा एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। गामा का विशाल शरीर और उसकी आंखों में जलती घमंड की आग देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह चुनौती स्वीकार करे। पूरे दरबार में एक खामोशी छा गई जो हिंदुस्तान की हार जैसी लग रही थी। अकबर का चेहरा चिंता से भर गया। ये उनकी सल्तनत की इज्जत का सवाल था। उन्होंने अपनी नजरें घुमाई और उनकी उम्मीद बीरबल पर आकर टिक गई। बीरबल, जो अपनी दुबलिपतली काया के लिए जाने जाते थे, शांत भाव से अपनी जगह पर बैठे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या हमारी सल्तनत में कोई ऐसा नहीं जो इस घमंडी पहलवान का मुकाबला कर सके? बीरबल अपनी जगह से उठे और अदब से झुके। उन्होंने गामा पहलवान को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुस्कुराए। जहांपना, हमारी सल्तनत में एक से बढ़कर एक बलवान है, लेकिन गामा पहलवान जैसे खास मेहमान के लिए कोई आम पहलवान नहीं चलेगा। इनके लिए तो कोई खास पहलवान ही चाहिए। गामा पहलवान ने जोर से ठहाका लगाया। खास पहलवान? अरे, है कौन वो? बुलाओ उसे। मैं देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की मिट्टी में ऐसा कौन पैदा हो गया जो गामा से टकराएगा। बीरबल ने बड़ी सहजता से कहा, जहांपना, इस ईरानी मेहमान का मुकाबला करने के लिए मैं अपने सबसे छोटे और सबसे कमजोर पहलवान को भेजना चाहूंगा। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। सबसे कमजोर पहलवान? ये बीरबल क्या कह रहे हैं? क्या वो जानबूझकर सल्तनत की बेइज्जती कराना चाहते हैं? गामा पहलवान का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। कमजोर पहलवान? बीरबल, लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। कहीं ऐसा न हो कि मेरा पहलवान उसे एक ही फूंक में उड़ा दे। बीरबल ने शांत भाव से कहा, यह तो वक्त ही बताएगा गामा पहलवान। बस आप कल शाम को यमुना के किनारे कुश्ती के अखाड़े में पहुंच जाइएगा। हमारा पहलवान वही मिलेगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। गामा ने अकड़कर पूछा, क्या शर्त है? बीरबल ने कहा, शर्त यह है कि अगर हमारा पहलवान जीत गया तो आपको अपनी सारी अकड़ और घमंड छोड़कर शहंशाह से और हिंदुस्तान की मिट्टी से माफी मांगनी होगी, और आपको यह स्वीकार करना होगा कि सच्ची ताकत शरीर में नहीं, बल्कि बुद्धि और विनम्रता में होती है। गामा ने बिना सोचे समझे शर्त मान ली। उसे अपनी जीत पर 100% यकीन था। वो हंसता हुआ दरबार से चला गया। उसके जाने के बाद दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सभी बीरबल को कोस रहे थे।
एक मंत्री ने कहा, बीरबल, आज तुमने अपनी चतुराई के चक्कर में सल्तनत की नाक कटवा दी। कल जब हमारा पहलवान हारेगा तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अकबर भी चिंतित थे। उन्होंने अकेले में बीरबल से पूछा, बीरबल, ये तुमने क्या किया? कौन है तुम्हारा वो पहलवान? कहीं तुमने भावनाओं में बहकर कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सब्र करे जहांपनाह। कभी कभी बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए हथौड़े की नहीं, पानी की एक धार ही काफी होती है। आप बस कल शाम का इंतजार कीजिए। अगली शाम यमुना का किनारा लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई उस अनोखी कुश्ती को देखने आया था। शहंशाह अकबर भी अपने मंत्रियों के साथ एक ऊंचे मंच पर विराजमान थे। अखाड़े के बीचों बीच गामा पहलवान कसरत कर रहा था। उसके फौलादी शरीर पर तेल चमक रहा था और वो बार बार अपनी भुजाओं को दिखाकर भीड़ को उकसा रहा था। समय बीतता जा रहा था, लेकिन बीरबल के पहलवान का कहीं अतापता नहीं था। लोग अधीर होने लगे। गामा पहलवान ने चिल्लाकर कहा, कहाँ है तुम्हारा वो चूहा पहलवान? बीरबल, लगता है मेरा नाम सुनकर ही डर के मारे बिल में छिप गया है। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी अखाड़े की ओर बढ़ा। उसे देखकर लोगों की हंसी छूट गई। वो एक बूढ़ा, मरियल सा आदमी था। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियां थी और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। वो मुश्किल से चल पा रहा था। गामा पहलवान उसे देखकर चौंक गया। ये है तुम्हारा पहलवान बीरबल? ये तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। मुझसे कुश्ती क्या लड़ेगा? ये तो अपमान है। बीरबल ने मन से ही जवाब दिया, पहलवान जी, हमने पहले ही कहा था कि हम अपना सबसे कमजोर पहलवान भेजेंगे। ये हमारे शहर के सबसे बूले और कमजोर नागरिक मियां कल्लन है। आप तो अजेय है। आपको तो किसी से भी लड़ने में क्या डर? ये बीरबल का एक ऐसा दाव था कि गामा कुछ कह नहीं सका। अगर वो लड़ने से मना करता तो लोग कहते कि वो एक बूले आदमी से डर गया। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, आज मैं इसकी हड्डियां तोड़कर ही दम लूंगा। बूढ़े कल्लन मियां कांपते हुए अखाड़े में आए। गामा पहलवान अपनी विशाल काया के साथ उनके सामने खड़ा हो गया। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। कुश्ती शुरू करने वाले ने जैसे ही इशारा किया, गामा एक भूखे शेर की तरह कल्लन मियां पर झपटा। लेकिन कल्लन मियां ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो लड़ने की बजाय तुरंत गामा पहलवान के पैरों में गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे, पहलवान जी, मुझ पर रहम करो। मैं एक बूढ़ा गरीब आदमी हूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? आप तो मेरे पिता समान हैं, गुरु समान हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे जाने दीजिए। ये कहकर वो गामा के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। गामा पहलवान जहां का तहां रुक गया। वो लड़ने के लिए आया था, एक बूढ़े रोते हुए आदमी के पैरों में गिरने के लिए नहीं। उसने झिड़क कर कहा, अरे बुढ़े, उठ, मुझसे लड़। ये क्या नाटक कर रहा है? लेकिन कल्लन मियां ने उनके पैर नहीं छोड़े। वो कहते रहे, नहीं गुरुदेव, मैं आपसे नहीं लड़ सकता। आप तो मेरे उस्ताद हैं। एक शिष्य अपने गुरु पर हाथ कैसे उठा सकता है? मैं तो अपनी हार पहले ही मान चुका हूं। आप जीत गए, आप महान हैं। अब गामा पहलवान बड़ी अजीब स्थिति में फंस गया। वो क्या करता? एक निहत्थे थे, रोते हुए बूले पर हाथ उठाता। ये तो पहलवानी के उसूलों के खिलाफ था। सारी भीड़ उसे देख रही थी। अगर वो बूले को मारता तो लोग उसे कायर और निर्दयी कहते, और अगर वो उसे छोड़ देता तो कुश्ती का क्या होता? उसने कल्लन मियां को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। वो बस एक ही रट लगाए हुए थे, आप मेरे गुरु हैं। आप जीत गए। थकहार कर गामा पहलवान ने चिल्लाकर बीरबल से कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? इसे उठाओ यहां से। मैं इससे नहीं लड़ सकता। बीरबल ने मन से बड़ी मासूमियत से पूछा, क्यों पहलवान जी, क्या हुआ?
आप तो अजय हैं। गामा ने गुस्से में कहा, ये लड़ ही नहीं रहा। ये तो मेरे पैरों में पड़ा है। ये खुद को मेरा शिष्य बता रहा है। मैं अपने शिष्य पर हाथ नहीं उठा सकता। बीरबल ने एक जोरदार ठहाका लगाया जो पूरे मैदान में गूंज गया। उन्होंने कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस कुश्ती को लड़ने से इनकार कर रहे हैं। गामा ने कहा, हां, मैं इनकार करता हूं। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, तो फिर कुश्ती के नियमों के अनुसार जो पहलवान लड़ने से मना कर दे उसे हारा हुआ मान लिया जाता है। हमारे पहलवान मियां कल्लन ये कुश्ती जीत गए हैं। हिंदुस्तान जीत गया है। ये सुनते ही गामा पहलवान सन्न रह गया। वो समझ गया कि वो बीरबल की बुद्धि के जाल में कितनी बुरी तरह फंस चुका है। बीरबल ने न तो ताकत का इस्तेमाल किया न किसी हथियार का। उन्होंने बस इंसान की भावनाओं और पहलवानी के उसूलों का इस्तेमाल करके उसे ऐसी मात दी थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूरे मैदान में बीरबल की जय के नारे गूंजने लगे। लोग हंस रहे थे और बीरबल की चतुराई की तारीफ कर रहे थे। गामा पहलवान का घमंड, जो किसी पहाड़ की तरह ऊंचा था, आज एक बूले आदमी के आंसुओं के आगे चकनाचूर हो गया था। उसका सिर शर्म से झुक गया। वो धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा और शहंशाह अकबर के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, जहां पनाह, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। आज आपके मंत्री बीरबल ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं आज तक अपनी शारीरिक ताकत के घमंड में अंधा था, लेकिन आज मैं समझ गया कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बुद्धि और विनम्रता है। मैं आपसे और हिंदुस्तान की इस महान भूमि से माफी मांगता हूं। अकबर मुस्कुराए और बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। तुमने बिना लड़े ही ऐसी जीत हासिल की है जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। उस दिन के बाद गामा पहलवान पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी अकड़ छोड़ दी और एक विनम्र इंसान बन गया। वो कुछ दिन आगरा में रहा और उसने बीरबल से बुद्धि और विनम्रता के कई पाठ सीखे। और ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए लोगों की जुबान पर चढ़ गया कि जब बुद्धि मैदान में उतरती है तो बड़ी बड़ी ताकतें भी घुटने टेक देती है।